सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कल हम कहाँ पहुंचे थे? यस्टरडे वी हैड रीच्ड अप टिल 26 तारीख की होगी और 25 तारीख की होगी। 25 को शायद तक हम लोग दोपहर को करेंगे, 26 को तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। 27 को भी क्लास है ना हमारी। यस, 25 26 27 है ना। वी हैव गॉट क्लासेस ऑन 25th 26th एंड 27th एंड मोस्ट प्रोबब्ली नहीं 27 28 नहीं है, 27 28 वी डोंट हैव ना। तो 25 और 26 की जो क्लास है ना वो 27 28 में शिफ्ट कर देंगे, या 25 की तो 25 में ही रखेंगे। 26 की जो क्लास है वो 28 को कर दूंगा मैं, ठीक है ना। 26 की जो क्लास है वो 28 को कर दूंगा सर। 25th को तो आई एम ट्रैवलिंग, बट दोपहर को कर देंगे अपन, है ना। क्योंकि 25th का स्टेटस क्या है आई एम नॉट श्योर, बट मोस्ट प्रोबब्ली 25th अर्ली मॉर्निंग आई एम ट्रैवलिंग। सो आई गेस बाय आफ्टरनून वी कैन हैव अ सेशन एंड नहीं नहीं 25th एक बार करेंगे तो करेंगे ही, ठीक है ना। फिर सुबह नहीं तो दोपहर को कर देंगे, ओके। और अरे करवा दूंगा मैं, ठीक है। और 26 तारीख का जो है 26 तो नहीं हो पाएगा, तो 26 का हम लोग 28 को करेंगे, और वो भी 28 को बाद में ही होगा, दोपहर के बाद ही होगा। क्योंकि 27 लेट नाइट आई एम कमिंग बैक, ओके। 27 लेट नाइट अगर मैं आ रहा हूँ तो फिर ऑब्वियस है कि 28 अर्ली मॉर्निंग का थोड़ा भागा दौड़ी, पर आई ट्राई टू सेट अप, है ना। अगर 28 की अर्ली मॉर्निंग की सेट हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं हो रही है तो फिर विल डू इट इन द आफ्टरनून, है ना। तो पकड़ के चलिए 25 की हम लोग खाली टाइमिंग चेंज करेंगे, डेट नहीं चेंज करेंगे सर, ठीक है। और जो 26 तारीख का क्लास है उसका टाइम भी बदलेंगे और डेट भी बदलेंगे, दोनों हम लोग ऑल्टर करेंगे सर, ठीक है। क्योंकि वहाँ दोनों में प्रॉब्लम है। ये मोस्ट प्रॉब्लम हम लोग 28 को कर देंगे, और ये तो 25 को 8 AM की जगह आप पकड़ के चलिए 8 10 12 1 डेढ़ बजे के आसपास 1:30 या मोस्ट प्रॉब्ली अप्रोक्सीमेट टाइमिंग आप 2 से 4 कर लीजिए सर, है ना। समझे? तो 2 से 4 कर देंगे मोस्ट प्रॉब्ली। तो आई डोंट सी मच ऑफ अ प्रॉब्लम, ओके। ये 1:30 से 3, 1:30 से 3:30 या 2 से 4 ऐसा कुछ बीच-बीच में कुछ कर दूंगा मैं सर, ठीक है। तो क्या लीनियरिटी मेंटेन रहेगी और अपना रीशेड्यूलिंग ज़्यादा होगा नहीं सर, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को सर, है ना। तो कल हमने मेडिवल हिस्टोग्राफी की शुरुआत की थी, और मेडिवल हिस्टोग्राफी के तहत आपको मैं पढ़ा रहा था रिगार्डिंग द एजुकेशन डेवलपमेंट, राइट सर, ठीक है। तो आप में से सभी लोगों को एजुकेशन डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई सर, ठीक है। सो यू गॉट द स्टोरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। अच्छा, कल का क्लास कितने लोगों को समझ में नहीं आया था? मतलब बिल्कुल नहीं आया था, ठीक है। लिटरेरी डेवलपमेंट तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ना, टुडे वी आर स्टार्टिंग सर। तो यस्टरडे का एक पोल ले लेते हैं सर, ठीक है। हमको भी पता चलता है कि कितने लोग ठीक ग्रास्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सर, ठीक है। हाँ, चलिए लेट अस टेक सेशन। एक पोल ले लेते हैं सर, ठीक है। जिनको समझ में आया है, और जिनको समझ में आया है मतलब दोज हु हैव एक्चुअली अंडरस्टूड द क्रक्स ऑफ, तो वो ट्रू करिएगा सर, है ना। ट्रू में अगर आपने समझा है सर, है ना। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड तो आप फॉल्स कर दीजिएगा सर, ठीक है। तो लेट मी गेट द मोड ऑफ द क्लास एज वेल सर, है ना। 15 सेकंड देता हूँ आपको, ठीक है। यस्टरडेज क्लास, आई एम टॉकिंग अबाउट यस्टरडेज क्लास। चलिए बहुत बढ़िया सर, ठीक है। किन किन लोगों को समझ में आया सर? सबको समझ में आया सर। अच्छा, तो किन किन लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर 94% 95% ने ये कहा कि वी हैव अंडरस्टूड सर, है ना, राइट। तो बाकी के 5% ये भी थे ना सर। तो इनके लिए मेरी क्वेरी है कि भाई क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको क्लास के अंदर? 97 था, तो 97 था, तो चलिए बाकी के 3% को क्या समझ में नहीं आ रहा है सर, ठीक। हाँ जी बताइए, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर, ओके। 97 95 जो बाकी के लेफ्ट आउट थे उनके लिए सर, है ना। व्हाट यू आर नॉट गेटिंग इन द क्लास, इट इज माय ड्यूटी एज अ टीचर टू आस्क यू, समझे? नहीं प्लीज प्लीज इलॉबरेट इट, ओके। वी आर नॉट जोमेटो गाइस जहाँ खाने में नमक ज़्यादा पड़ गया डिसलाइक मार दिया सर, समझे, एक स्टार दे दिया। प्लीज टेल अस, देन एंड ओनली देन आई कैन प्रोसीड, और आई कैन रिपीट द सेशन एज वेल। इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, इट इज माय ड्यूटी टू लाइक नो रीकुक द डिश। रेस्टोरेंट्स में होता है ना कभी कभी, मतलब टेस्ट मज़ा नहीं आ रही है तो रेस्टोरेंट वाला कैप्टन कहता है कि सर चिंता मत करो, शेफ से फिर से नया बनवा देता हूँ। यहाँ तो कैप्टन भी हम हैं, शेफ भी हम हैं, वेटर भी हम हैं, मैनेजर भी हम हैं, ओनर भी हम हैं, कोर्स हमारा है ना सर, ठीक है। तो यू प्लीज टेल अस। क्योंकि कल ये 97% अभी आप जो बता रहे हैं ना, कल वो स्टेटस नहीं थे सर, है ना। उसके स्टैटिस्टिक्स कुछ और ही हुआ करते थे व्हेन आई कंप्लीटेड द क्लास। नॉर्मली मैं इनफैक्ट इंटरफियर नहीं करता हूँ इन सब पॉइंट्स के ऊपर से, क्योंकि मैं देखता भी नहीं हूँ ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि उससे देखने से परफॉर्मेंस के ऊपर प्रश्न आंकड़े के हिसाब से उठता है, क्वालिटी के हिसाब से आई बिलीव इन राइटनेस। तो अब सवाल ये है कि आप यहाँ बोल रहे हो कि 97% लोगों को समझ में आया, तो बाकी 3-4% को क्या समझ में नहीं आया था, ठीक है। रेस्ट 3-4% what you did not understand, है ना। you have, देखो, it's an open session, I'll not proceed further till the time you will share your opinions with me, ठीक है। I'll not proceed further, I can complete the class today as well। नहीं, मैं तो बहुत राइटियसनेस हूँ सर, मैं यूं देख के एक सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर को बोल दिया था, मैंने बोला सर नहीं होगा, ठीक है। मैं डरता नहीं हूँ सर, है ना।
हम उन कॉम में से आते हैं जो दुश्मन का है ना F-21 या F-16 गिरवाते हैं सर, ठीक है। वो भी मिग-21 नाम के खटारे नाम के प्लेन से सर, ठीक है। बेसन था ना अपना अभिनंदन के पास, वहाँ जाके चाय पी के 24 घंटे में वापस आते हैं, कहते हैं कि वाज फैंटास्टिक सर। तो मैं ट्रेडिशनली, मेरा नेचर भी वैसा रहा है सर, ठीक है। तो मैं जो सही होता है वो सही बोलता हूँ, गलत होता है गलत बोलता हूँ। तो अभी हम लोग शुरू करें उसके पहले आपकी क्लैरिटी तो ले लूँ सर। और आपकी क्लैरिटी में मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस हिसाब से अप्रोच करते हो इन अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग हिस्ट्री, क्योंकि दिस इज द बेस ऑफ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, है ना। हाँ ठीक है, वो पोल वोल छोड़ दीजिए सर, है ना। पर ओवरऑल तो मुझे बताइए, व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन यस्टरडेज क्लास? कल की क्लास में प्रॉब्लम क्या था? नहीं, कल के क्लास में प्रॉब्लम क्या था? तो फिर चलिए लिखिए, यू राइट डाउन अ क्वेश्चन सर, है ना। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ और डिस्कस द सिग्निफिकेंस, या हम लोग लिखेंगे थी डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ द मिडिवल एजुकेशन सिस्टम। लिखिए, चर्चा करिए सर, ठीक है। प्रश्न लिखिए, फिर यहाँ उसके ऊपर चलेंगे आप सर। प्लीज राइट डाउन एंड आई वांट ईच एंड एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लास टू शेयर द आंसर व्हाट यू हैव रिटन इन द क्वेश्चन बॉक्स, ओके। सो आज हम लोग पूरा आंसर राइटिंग करेंगे आज की क्लास के अंदर सर, ठीक है। लिखिए पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज नहीं लिखा, आज पढ़ेंगे भी नहीं सर, ठीक है ना। क्योंकि टिल द टाइम यू विल नॉट गिव अप योर ओपिनियन, इट विल बी वेरी मच I would say unethical for me to proceed further. And if you have got queries regarding answer writing, तो आज हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं। If you have queries regarding the teaching style, तो वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। If you have queries regarding like no the nature of understanding, तो वो भी चर्चा में ले लेते हैं सर, ठीक है। बट पहले टीचर के रूप में मेरी कर्तव्य ये होगी कि मैं आपको इवेलुएट करूँ सर। आप हमको तो डेली करते हो सर, आज आपकी नंबर है। लिखिए सर, डिस्कस डिस्कस एंड कंपेयर द एंशिएंट इंडियन एजुकेशनल सिस्टम with the Sultanate education, giving examples. Okay, the first question. This is 10 mark, 150 words या 15 मार्क कर देते हैं सर, ठीक है। 200 वर्ड्स के आसपास आपको लिखना है सर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सेकंड क्वेश्चन में लिखिए सर, assess the role of Arab and Persian historiography in reconstructing the history of Delhi Sultanate. ओके, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे। थर्ड क्वेश्चन क्या करेंगे सर? थर्ड क्वेश्चन एजुकेशन के रिलेटेड करेंगे सर, ठीक है। व्हाट द थर्ड क्वेश्चन कैन बी सर? थर्ड क्वेश्चन किसके ऊपर करेंगे? थर्ड क्वेश्चन वी कैन डू विद रिस्पेक्ट टू द स्टोरी ऑफ सुल्तान, हमने देख लिया सर, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं द रोल ऑफ ताजुल मसीर, है ना, कि इवेल्युएट द टेक्स्ट ताजुल मसीर, हाउ इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग दिल्ली सल्तनत, ओके। ये आपके 3 हिस्टोग्राफी रिलेटेड और एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, और भी आए थे, बट एटलीस्ट आपको ये 3 टॉपिक के ऊपर हमने चर्चा करवाई सर, ठीक है। सो 1, 2 और 10, दिस आर द 3 टॉपिक्स एंड 3 क्वेश्चंस। होपफुली आप कंफर्टेबल होंगे क्योंकि आप शिक्षाविद हो सर, आप ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हो आंसर राइटिंग को लेके। यू हैव गॉट सम ऑलरेडी गुड ओपिनियंस हाउ टू ड्राफ्ट अ गुड आंसर, है ना, ग्रेट आंसर। तो प्लीज राइट डाउन एज वेल एंड देन वी कैन डिस्कस फर्दर, एंड देन उसके बाद आपको इवैल्यूएट भी करके देंगे हमें सर, ठीक है। देन वी कैन, आज का क्लास फिर इसी के ऊपर रखते हैं। सो यू टेल मी व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ यू वांट टू प्रोसीड सर, है ना। आपको कैसे प्रोसीड करना है आप मुझे बताइए सर, उसके बाद हम आगे चलेंगे सर, ठीक है। 10-15 मिनट हमारे वेस्ट होंगे, चलेगा, कोई बात नहीं है कि चल बसे सर? हाँ, यहाँ क्लास में है कि चल बसे विद्यार्थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको समझ में आ गया ना सर? क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो कल के क्लास में हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने पीछे बैकग्राउंड में किया हुआ है। हमने बहुत सारे पर्शियन हिस्टोग्राफर्स के नाम बताए हैं। तो आप लिख सकते हो आमिर खुसरो का नाम, आप लिख सकते हो ज़ियाउद्दीन बरानी का नाम, आप लिख सकते हो हसन निज़ामी का नाम, आप लिख सकते हो मिन्हाज सिराज का नाम, आप लिख सकते हो इब्न बतूता का नाम, आप लिख सकते हो अल-बिरूनी का नाम। ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स का सवाल नहीं है सर, ठीक है। द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, द क्वेश्चन इज अबाउट हाउ यू परसीव दिस क्लास, ओके, एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माय साइड, ओके। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? लेट अस हैव एन ओपन सेशन, ठीक है। दिस आर ऑल गेटिंग रिकॉर्डेड ना, इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, वी आर नॉट डूइंग अ क्लोज एटमॉस्फेयर और क्लोज सराउंडिंग जहां हम 25-50 लोग ही बैठे हुए हैं। यहाँ तो सैकड़ों लोग देखेंगे रिकॉर्डिंग्स में, यहाँ से सेशन 15 सेकंड का कहीं बाहर भी चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए तो मैं आपको ओपन रेज योर हैंड करवाऊं सर, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यू कैन एक्चुअली नहीं, इट्स नॉट द केस ऑफ मी बीइंग अ गुड टीचर और बैड टीचर सर। आई जस्ट वांट टू सी कि व्हाट इज द प्रॉब्लम व्हेन यू गिव द फीडबैक। मुझे ये पूछना है कि नो, बेस्ट का सवाल नहीं है सर, ठीक है। जब तक आप यस नो में जवाब नहीं दोगे सर, नो है तो क्यों नो है, यस है तो चलो समझ में आ रहा है कि चलो यू हैव योर ओन थिंकिंग प्रोसेस की भी इसके कारण है। देखिए मैं आपको 2 चीज़ बता देता हूँ और ये एब्सोल्युटली आपको अभी से क्लियर कर दूँ, तो शायद नेक्स्ट टाइम ना भी करूँ उसके लिए। पहली चीज़ ये है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन रेज दैट क्वेरी इन द लाइव क्लास इटसेल्फ, कॉरेस्पॉन्डिंग टॉपिक के रिलेटेड सर। दूसरी ये है कि व्हेन आई एम टीचिंग इन द क्लास यू आर सपोज्ड टू हैव द लिंकेजेस क्लियर्ड फ्रॉम योर साइड। सो इफ यू जॉइन इन बिटवीन द क्लासेस आई हैव रिपीटेडली टेल यू कि प्लीज वॉच द प्रीवियस क्लासेस, है ना, द रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल एंड यू कैन वॉच इट इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स। Thirdly, don't jump to live class if you have not watched the previous classes. This is a new advice now onwards that I'll be giving whenever new students are joining.
The reason is कि they expect something out of the class and suddenly they feel that they're getting bombarded by the facts, they're getting bombarded by the topics that they have never seen in their life, they have never read anywhere else. In fact, GS जिसने medieval India पढ़ा होगा उसने भी ये सब चीजें नहीं पढ़ी होगी कि मलफूजत क्या है, right? So the issue is कि जब आप चीज़ों को एक दृष्टिकोण से देखने आते हो, वो चीज़ आपकी यहाँ पे नहीं मिलती है, so you blame the teacher behind that, है ना? हमारी बात ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं जब साइंस में एडमिशन लिया तो मैंने कहा कि टीचर को पढ़ाना नहीं आता, ठीक है? वो टीचर तभी भी पढ़ा रहे थे, अभी भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है? वो टीचर तभी पढ़ा रहे थे, अभी पढ़ा रहे हैं, समझे? खैर मैं खुद पढ़ाने की लाइन में आ गया तो आई रियलाइज कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड, ओके। सो आई एक्सपेक्टेड समथिंग आउट ऑफ दिस, आई कुड नॉट लाइक गेट द डिजायर्ड आउटकम। फिर मैंने घर पे नाटक करना शुरू कर दिया, मैंने टीचर को पढ़ाना नहीं आता इसलिए मैं साइंस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? सो द प्रॉब्लम वाज विद मी कि आई वाज नॉट हैविंग द इंटरेस्ट, आई वाज नॉट हैविंग द बैकग्राउंड, आई वाज नॉट हैविंग द लिंकेजेस क्लियर, आई वाज नॉट हैविंग द आइडियाज क्लियर फ्रॉम माय साइड। एंड जो bare मिनिमम नेसेसिटी थी वो भी मैं करके नहीं जाता था। मतलब अगर साइंस पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है, पीरियोडिक टेबल आप नहीं देख रहे हो तो फिर उससे ज़्यादा आपको फिर कौन स्पून फीड करके देगा, राइट सर? ठीक है। तो अगर आप बीच में आ रहे हो तो आप लोग के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है बाबू कि आप पिछले क्लासेस को अटेंड करिए, मत करिए लाइव क्लास, ठीक है? मैं आपको अभी से कह देता हूँ। 4-5 बच्चे कम रहेंगे लाइव क्लास में, 4 नहीं 25 बच्चे भी कम रहेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू एज़ वेल एंड फॉर मी एज़ वेल। आपके लिए, इसके लिए, क्योंकि आपका भविष्य बिगड़ जाएगा। आप शायद हिस्ट्री ऑप्शनल से निकल जाओ या कैसे भी करके जोड़-तोड़ करके हिस्ट्री ऑप्शनल कवर कर भी दो, क्योंकि आपको एक टाइम मैनेजमेंट में करना है कि मैं 3 महीने में ऑप्शनल निपटा दूँगा सर, ठीक है? जो कभी पॉसिबल नहीं होता है, समझे? समझे? और 3 महीने में ऑप्शनल निपटा रहे हो तो दिन का 7-8 घंटा आपको करना पड़ेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है? So the issue is not over there. The issue is over there कि if you are not able to get the topic that has been taught in the class, you are supposed to raise this in the class itself, and not after the class. So whenever something is asked to you in the form of the feedback, आप पीछे करोगे तो ये तो क्या है कि मुझे तो आंकड़े दिखते हैं, इसके लिए मैं कभी-कभी क्वेरी रेज कर देता हूँ, ठीक है? सर हाँ, चलिए सर, हाँ जी। हाँ जी राम, यस गुड मॉर्निंग। हाँ, नमस्कार सर, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, मैं वैसे तो मतलब नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आज मतलब आपका मूड ऐसा दिख रहा है मुझे, तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं, मेरा मूड बराबर है, ठीक है? फॉर मी एवरी स्टूडेंट इज सेफ एंड फॉर मी आई विल बी टीचिंग विद लाइक 100% स्ट्रेंथ एंड एनर्जी जो मेरे पास है, ठीक? उसमें कोई हाँ, दिक्कत यस सर। सर हुआ क्या कि पहले मैं भी आपका लेक्चर मतलब पहले हिस्ट्री तो मुझे अच्छा नहीं लगती थी पहले। ओके। फिर मैं कभी-कभी आपके लेक्चर्स बहुत सारे लोग रिकमेंड करते थे आपका कि प्रतीक सर सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं, तो मैंने हिस्ट्री और लोगों से भी थोड़ा-थोड़ा देखा 1-2 लेक्चर। आपका भी पहले मैं देखता था बीच-बीच कभी-कभी, तो फिर मुझे मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, तो पहले मैंने कंटिन्यू नहीं किया था। और थोड़ी-सी कभी-कभी यही दिक्कत थोड़ी-सी मुझे हुई थी पहले, जब मोबाइल से देखता था, थोड़ी आवाज़ कम आती थी, तो थोड़ा-सा उससे भी हो जाता था। और बाकी हिस्ट्री फिर इसीलिए मैंने कभी कंटिन्यू नहीं किया आपका कोर्स। लेकिन जब मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया ये अपना ऑप्शनल, तो मतलब मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि थोड़ा-सा मुझे कांसेप्ट याद करने में दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन अच्छा मिलेगा, तो जीएस के लिए मैं तैयारी करने आया था। ओके। लेकिन फिर धीरे-धीरे टाइम बढ़ता गया, तो मैंने सोचा चेंज करना चाहिए। लेकिन अब मैंने अपना ऑप्शनल चेंज कर दिया सर, क्योंकि आपकी पढ़ाई और कांसेप्ट जो मैं देख रहा हूँ, तो मतलब पूरा एकदम समझने में आता है। और जो नोट्स आप दे रहे हैं सर, वो मतलब 2-3 साल में जो हम अपने बनाएँगे ना पढ़-पढ़ के बार-बार, वो आप एक बार में हमको दे रहे हैं। जब हम देखते हैं बुक्स से और यहाँ से रेट करते हैं, तो एकदम बहुत मतलब पूरा कांसेप्ट हमको मिलता है। तो मुझे यही लग रहा है जो बच्चे हैं बीच में, एक तो वो मेरे जैसे पहले मैं गलती करता था, वही वो लोग कर रहे हैं कि बीच में देखते हैं तो कांसेप्ट क्लियर नहीं होती, लिंक नहीं बना पाते। और तो इसीलिए मैंने तो अपना मतलब आपके पढ़ाने के चक्कर में मतलब हिस्ट्री ऑप्शनल ही ले लिया सर। पहले तो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, ना याद रहता था, मैं पहले भी पढ़ता था, लेकिन याद वगैरह नहीं होता था मुझको। लेकिन अब जो आप पढ़ा रहे हैं तो एकदम पूरा बनता है। तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं सर, पूरा नोट्स और पूरा कोई भी टीचर मैंने देखा है वो अलग से टाइम नहीं देते हमको, वो 2-5 मिनट में सब बंद कर देते हैं क्लास। लेकिन आपको हम देखते हैं आधा-आधा घंटा, 15-15 मिनट रोज आप हमारे आंसर देख रहे हैं, नोट्स मतलब इतनी केयर कोई नहीं करता है सर। अब यहाँ तो ऐसा प्रोफेशनल है तो आप छोड़ भी सकते हैं, 10 मिनट 2 मिनट पहले भी छोड़ सकते हैं। लेकिन हमेशा आप हमारा मतलब पूरा समझते हैं। और डाउट्स का भी आपने कभी नहीं कहा हमसे कि कोई डाउट्स, वैसे और लोगों को मैंने देखा है सर, वो लोग मतलब बोल देते हैं कि मतलब हमारा जीएस का कोर्स चल रहा है तो आप यहाँ पे नहीं पूछिए, या फिर जो पुरानी क्लास हो गई आपको वहाँ पे लाइव करना था, हम नहीं बताएंगे। लेकिन आपने मतलब हमेशा कहा है कभी भी आप डाउट पूछ लीजिए लास्ट में आके, तो मतलब इतनी फैसिलिटी तो कोई नहीं देता। ठीक है, तो मतलब आप टॉपर हैं वो तो एक अलग बात है सर, लेकिन जो आपका नेचर है, जो आपकी मेहनत है, आपका डेडिकेशन देख के मतलब ये लिया है, तो मतलब अपने आप पे भी थोड़ा भरोसा मतलब होने में अच्छा लगता है सर। तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं सर, आप बेस्ट हैं। नहीं, नहीं, थैंक यू वेरी मच राम फॉर योर एप्रिसिएशन एंड आपने आपकी जो भी क्वेरीज थी, आपने जो भी अपने सजेशन दिए हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, है ना? देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे बताइए सर, ठीक है? आई कैन अगेन एक्सप्लेन यू और यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग। लिंकेजेस में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम बच्चों की हिस्ट्री में आती है सर, मेमोराइजिंग में। सर मेमोराइजिंग तो आज की तारीख में भी भाई हम करते हैं सर, ठीक है? आज सुबह मैं 5:30 बजे से उठ के मैं रिवीजन करवा रहा था खाली हिस्टोग्राफी का। ये हिस्टोग्राफी जो मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, और शायद तक मैंने उससे 3 साल पहले और भी खुद भी पढ़ा था। मतलब 10-11 साल का मेरा वास्ता रहा है और ये विषय के साथ मैं राब्ता कर रहा हूँ सर डेली। उसके बाद भी मुझे मेमोराइजिंग में कुछ-कुछ फैक्ट्स कंफ्यूज हो जाती है, कुछ-कुछ चीजें हो जाती है सर, ठीक है? तो मेमोराइजिंग जो है इसमें आपको रिवीजन करना होता है, इसमें एक क्लास में कुछ नहीं मिलता है सर, ठीक है? नोट्स और कंटेंट अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन से देखिए तो आई हैव कवर्ड अप ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टॉपिक दैट हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन सर, है ना? और इसके लिए हम लोग गादी तपाते हैं, क्योंकि माय सब्जेक्ट इज नॉट दैट सब्जेक्ट दैट आई कैन डिपेंडेंट ऑन सम एक्सवाइजेड कंटेंट राइटर कि भाई तू 4 क्वेश्चन बना दे मेरे लिए सर, ठीक है? वो करंट अफेयर्स में होता है, वेयर यू गॉट अ ह्यूज टीम जो आपके लिए पीछे काम कर रही है सर, ठीक है? यहाँ तो वन मैन आर्मी चलती है सिंगल हैंडेडली, क्योंकि हमको गादी तपानी पड़ती है। आई नो व्हाट आई वांट टू प्रेजेंट, आई नो व्हाट इज द नीड ऑफ द सब्जेक्ट, आई नो व्हाट यूपीएससी एक्चुअली आस्क, ओके? एज़ अ टीचर मुझे उतना तो अनुभव है सर, ठीक है? समझ लो। चौथी चीज डाउट्स को लेके है, आई गेस आई हैव नॉट रेज्ड एनी काइंड ऑफ क्वेरीज कि आप ऐसे डाउट्स नहीं पूछ रहे हो। हाँ, कभी-कभी ये पूछ देते हो कि सर सफिशिएंट होगा, तो मैं कह देता हूँ कि भाई सफिशिएंट तो कुछ नहीं है जीवन में सर, ठीक है? और लास्ट में है माइंडसेट। शायद तक अर्श ने ये सवाल किया है या कमेंट्स के अंदर दिया था कि आप अपना राइट अप्रोच के साथ, राइट माइंडसेट के साथ नहीं आओगे तो आप यहाँ हिस्ट्री नहीं, आप जीवन का कोई भी ऑप्शनल ले लीजिए, जीवन में कुछ भी कर दीजिए सर, ठीक है? आपको हमेशा एक ग्रीवेंसेस, डिससैटिस्फैक्शन और क्या-क्या है कि अलग-अलग प्रकार की ना डिसअफेक्शन रहेगा कि यार नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, मुझे मैं यहाँ भटका, मैं इन टीचर के पास गया, मैं फलाने इंस्टीट्यूट में चला गया सर, ठीक है? आई हैव सीन कैंडिडेट्स हु स्पेंट 5 लाख रुपीस, 5-5 लाख रुपए स्पेंड किए सर, एक नहीं 2-2 3-3 जगह पे जाके आ रहे होते हैं सर, ठीक है? उसके बावजूद भी उनका पीटी नहीं निकल रहा है सर।
उसके बावजूद भी उनका पीटी नहीं निकला। ये एक नहीं सर, मैं बहुत कैंडिडेट्स को और कुछ-कुछ उसमें से फिर मेरे पास आते हैं कि सर अब आखिर में क्या करें? एंड समवन उसमें से उसने कहा कि सर चलो हम आपके पास आए तो एटलीस्ट वी गॉट द बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर, ये कांसेप्ट क्लियर हो गया सर, ठीक है। तो क्लास में हम लिंकेजेस करवा रहे हैं, हम कांसेप्ट करवा रहे हैं, मेमोराइजिंग नहीं हो पाती है क्योंकि मेमोराइजिंग आपको खुद को करनी पड़ती है सर, ठीक है। कंटेंट बरोबर है, नोट्स बरोबर है, डाउट्स बरोबर है, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? कैंडिडेट की साइड से। कैंडिडेट को 2 ही चीज़ करनी होती है, एक तो राइट माइंडसेट को डेवलप करना होता है और दूसरा है कि आप मेमोराइजिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा सर, है ना? आप जब तक इसमें सेल्फ हेल्प नहीं लोगे तब तक नहीं हो पाएगा बाबू सर, ठीक है। तो कल के क्लास में जब आई गेस व्हेन आई कंप्लीटेड द क्लास आई थॉट कि वी आर गोइंग इन अ वेरी इफेक्टिव वे और उसके बाद मैं फीडबैक देख रहा हूँ तो आई वाज वेरी मच सरप्राइज्ड टू सी। मैंने बोला यार ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वी कैन रैप अप द सब्जेक्ट एज़ वेल, ओके, है ना? हाँ, समझ में आया आपको? आपको नहीं जम रहा है तो आप मुझे बता दीजिए सर, है ना? कि सर नहीं जम रहा है तो वी कैन रैप अप द सब्जेक्ट, ओके। रैपिंग अप द सब्जेक्ट उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप बोलो कल से मैं 1 क्लास में विजयनगर, 4-5 क्लास में मुगल्स और 3-4 क्लास में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, 15 क्लास में पूरा मेडिवल इंडिया खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 10-15 आपको इतना सा भी भन्नाटा नहीं लगेगा सर, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालूंगा नहीं बीच में। यू विल नॉट एबल टू, यू विल नॉट, क्यों आप खुद तो एनालिसिस करोगे नहीं, आपके सामने पड़े हैं सर, ऑनलाइन पड़े हुए सब कुछ। ये जो स्क्रीनशॉट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाला, मेरे घर से थोड़ी क्वेश्चन पेपर निकाले हैं। हाँ, इसकी प्रिंट आउट या इसका जो स्क्रीनशॉट है ये तो मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से निकाला है, gpsc.gov.in से। आप देख लीजिए सर, है ना? तो यू मेक अप योर माइंड व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ यू वांट टू डू, है ना? एंड हाउ यू वांट टू प्रोसीड फर्दर विद द सब्जेक्ट, ओके? बिकॉज़ आई एम हियर फॉर सीरियस बिजनेस एंड दैट बिजनेस इज actually teaching, okay? So I'm not talking from the business or the enterprise point of view, I'm talking from the academic point of view and the professional point of view. I need results and I will be thorough professional even in my classes irrespective of whatever you expect out of me, sir. You have got two things to do. First thing is to develop a right mindset that I'm supposed to study optional, which requires an MA level understanding. If you see the question paper, you will realize these are the questions which are not asked even in the MA examination. These are the questions which are never asked in the MA examination. This have been the nature of question has been asked in the UPSC examination. So if you want to bank on to 5 years preparation within a span of 7 months or 8 months, you need to slog hard. You need to hustle. You need to put yourself into a seat and then keep on grinding. Okay. तब तक नहीं हो पाएगा सर, है ना? कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, आपको अभी से ही कह देता हूँ मैं। You do something else with your life. Don't waste your time, energy, resources because you are at your prime over here. आप अपने जीवन के सबसे सर्वोच्च या प्राइम पे हो क्योंकि आप यूथ में हो, आप 20s में हो। You can actually make or break things out of here. ये जो एज है ना आपका स्पान 20 से लेके 25-28 तक का, फिर 30 के बाद ये सब चीजें नहीं होगी, अंदर की आग ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाएगी सर। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप अपने इंटेंशंस को क्लियर रखिए, अपने माइंडसेट को क्लियर रखिए और मेमोराइजिंग टेक्निक के लिए रिवीजन करने की आवश्यकता होगी। आपको ये 6 पॉइंट के अंदर से मेरी तरफ से कोई क्वेरी आ रही है, कांसेप्ट में क्वेरी आ रही है, लिंकेजेस में क्वेरी आ रही है, नोट्स और कंटेंट में क्वेरी आ रही है, डाउट्स के रिलेटेड क्वेरी आ रही है, तो आप मुझे बताइए। आई एम ओपन फॉर सजेशन, आई एम ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ फीडबैक, एनी काइंड ऑफ कंसेप्ट। इवन आप इनफैक्ट है ना, राइट टू क्रिटिसाइज एक आता है सर, है ना? यू हैव द राइट टू क्रिटिसिज्म एज़ वेल, ठीक है? अगर आप राइटियसनेस में बिलीव रखते हो ना, इफ यू बिलीव इन राइटियसनेस, धर्म कहता हूँ मैं उसको सर एंशिएंट इंडिया की भाषा में, तो आप खड़े होकर मुझे बोलोगे कि प्रतीक नायक आप गलत हो, ये पॉइंट के ऊपर हमको आपने यहाँ पे छल किया है, आपने यहाँ पे चोरी की है, आपने यहाँ पे चीटिंग किया है, आपने ये टॉपिक को स्किप करवा दिया है। अगर आप राइट हो तो सर और मैं गलत होऊंगा तो सर, अभी बोल रहा हूँ सर, मैं सर दिल से उसको स्वीकार लूंगा। आई बी एक्सेप्टिंग विद ओपन हार्ट कि यस यू आर एब्सोल्युटली राइट माय फ्रेंड, आई हैव चीटेड इन दिस कांसेप्ट, आई हैव मूव्ड एंड हैव स्किप्ड। बट इफ यू डू नॉट हैव द लेजिटिमेसी टू स्पीक दैट, मार्क माय वर्ड्स, अगर आपके पास वो लेजिटिमेसी नहीं है, आप वो पॉइंट नहीं उठा सकते, तो एटलीस्ट ओपन अप वेयर यू हैव द प्रॉब्लम। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो क्लास के बाद जब ओपिनियन देने की बात आती है तो उसमें ओपिनियन देके आप खुद का भविष्य मत बर्बाद करिए, क्योंकि हमारा भविष्य तो पता नहीं क्या होगा। आज इधर है फकीर इंसान है, झोला लेके चल पड़ेगा, समझे? ठीक है, आज इधर है, कहीं और चले जाएंगे। हमने जीवन के हर एक फेजेस देखे हैं, एक्सट्रीम एंड्स देखे ना। वी लिव इन टू इंडिया, सो आई हैव सीन बोथ इंडिया। मैं भारत में बड़ा हूँ और अभी इंडिया में रह रहा हूँ, एंड आई डोंट माइंड गोइंग बैक टू भारत एज़ वेल, समझे? समझ में आया कि नहीं आपको? आप अपना भविष्य देख लीजिए, आपको ठीक नहीं लग रहा है, यू कैन जॉइन सम अदर टीचर, अनदर अप्रोच, बिकॉज़ वी हैव गॉट सम फैंटास्टिक टीचर्स रनिंग देयर कोर्सेज ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड दे आर ग्रेट टीचर्स, वेरी एक्सपीरियंस्ड गुरुज एज़ वेल। नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ सर, क्योंकि सबका अपना अप्रोच रहता है, सबकी फ्रीक्वेंसी रहती है, जिसकी सेट होगी, जिसकी नहीं होती, नहीं होती है। आई अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट दैट। दिस इज द रीजन वी स्टडी अनेकांतवाद। हम एकांतवाद क्यों पढ़ते हैं, उसके पीछे का कारण ये है सर। द रीजन व्हाई वी स्टडी अनेकांतवाद इज दिस ओनली बिकॉज़ वी एग्री टू डिसएग्री। So you have got some different perspective, that's absolutely all right. If you are not able to set the right frequency with the teacher, you can join some other teacher, sir. इससे ज़्यादा facility क्या मिलेगी आपको? If you are coming in offline, if you are paid 1 lakh rupees fees and if I'm teaching history and if you are not satisfied, if you are not able to get the correct linkages, you will be doomed because you will realize that there is no other alternative. But here we do not have that kind of system. Here you have got multiple teachers and they are very good teachers, sir. That is the reason they are teaching on the platform. समझे? मैं अकेला नहीं हूँ सर, यहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं, 5, 6, 10 टीचर्स हैं जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं सर। तो आप उनसे पढ़िए, पर अपने भविष्य को बर्बाद मत करिए। क्योंकि यहाँ क्लास में आओगे आप 20, 50, 100, 200, 300 घंटा वेस्ट करके हर क्लास में डिसलाइक होके जाओगे और अल्टीमेटली कहोगे मुझे समझ में नहीं है, तो आपका नुकसान है सर। वो आपका नुकसान है सर। वो आपका नुकसान क्यों है? क्योंकि वो फिर आप हमेशा से वो ग्रीवेंस फील करते रहोगे कि मेरा ऑप्शन बिगाड़ दिया इसने। यू हैड द अल्टरनेटिव टू वॉच अदर ऑप्शंस। फिर ये तो अरेंज मैरेज जैसा हो जाएगा बाबू सर, है ना? कि ना रही सका है ना कही सका है, हाँ? ना रह भी पा रहे हैं ना किसी को कह भी पा रहे हैं, ना सह सका है ना सह भी पा रहे हैं सर। तो व्हाई यू वांट टू डू दिस, है ना? समझे कि नहीं समझे? अरेंज मैरेज के लिए लोग ऐसे अलग अलग प्रकार के जोक मारते हैं, ठीक है? तो वी आर नॉट इनटू दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम्स, समझे आप लोग? तो बी क्लियर, बी ब्लंट इन व्हाट यू वांट टू से कि सर यहाँ मजा नहीं आ रहा है। हाँ, आंसर राइटिंग को लेके क्वेरी है, आंसर राइटिंग को लेके हम लोग कुछ जुगाड़ कर देंगे सर उसका लिए भी, क्योंकि देयर इज इनफ टाइम फॉर दिस, देयर इज इनफ टाइम फॉर दिस। आई नो दैट देयर इज सम इश्यूज रिगार्डिंग आंसर राइटिंग। सर आंसर राइटिंग में क्या नहीं हो रहा है सर? मैंने आपको कहा कि पहले लिखो सर, पहले लिखना तो शुरू करो सर, यू स्टार्ट राइटिंग। इनफैक्ट आप में से जिन लोगों ने कॉमर्स सब्सक्रिप्शन लिया होगा पहले बीच में, उनको तो शायद टेस्ट सीरीज भी दे रही है, कम प्लेटफॉर्म दे रहा है सर। मैं तो दूंगा ही आपको, मैंने आपको बताया था 2-3-4 क्वेश्चन पेपर निकाल के दूंगा। बट इनफैक्ट द इंस्टीट्यूशन इज आल्सो गिविंग यू द टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, ओके? हाउ मेनी ऑफ यू रिटन दैट क्वेश्चंस? हाउ मेनी ऑफ यू स्टार्टेड आंसर राइटिंग फ्रॉम दैट कॉम्बो जो आपने पूरा बीच में सब्सक्रिप्शन लिया होगा 3-4-6 महीने पहले सर? ठीक है,
उनको तो ऑलरेडी दिया, पुराने को शायद नहीं मिल रहा होगा सर। ठीक है, देखिए ऑप्शनल इज वन सच सब्जेक्ट दैट विल इवेंचुअली मेक योर सिलेक्शन, दैट विल बी द ओनली फैक्टर दैट विल बी हेल्पिंग इन द सिलेक्शन। जीएस में यू वोंट बी क्रॉसिंग बियॉन्ड 430 420। आप देखिए जनरल स्टडीज के अंदर जीएस के 4 पेपर में आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग अराउंड 400 प्लस 20 माइनस 20 सर, टॉपर्स है ना ज्यादातर, वो इसी रेंज में रह रहे हैं सर। ऐसे के अंदर लोग ऑन एन एवरेज 130 टू 150 लेके आ रहे हैं, कुछ कुछ लोग 150 प्लस लेके जा रहे हैं सर। ठीक, और फिर आता है ऑप्शनल, जहां 500 में से स्टूडेंट्स आर एबल टू स्कोर 320 प्लस। बोले विच इज बेनिफिशियल, विच इज मोर बेनिफिशियल, कहां सबसे ज्यादा एफर्ट्स करना चाहिए, कहां सबसे ज्यादा एफर्ट्स करना चाहिए? आप 1000 में से 400 लेके आओ या 500 में से 300 लेके आओ? आप मुझे बता दीजिए सर, है ना? आपको क्या एंटरटेनमेंट चाहिए? नहीं, काफी बच्चों की एक्सपेक्टेशन ये भी है कि मास्टर वो जनरल स्टडीज वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ हम जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, उसमें थोड़ी बहुत बातें हो जाती है, ह्यूमरिस्टिक हो जाता है, क्योंकि उसमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवानी होती है सर। ठीक है, ऑप्शनल विल बी इवेंचुअली गेम चेंजर सर। आई एम हियर फॉर सीरियस बिजनेस, मैंने आपको बताया, दैट मींस रिजल्ट फॉर मी। सो इफ यू आर हियर फॉर सीरियस बिजनेस, यू वांट रिजल्ट, यू आर मोस्ट वेलकम सर। बट इफ यू आर हियर फॉर सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, तो आप कभी जीवन में पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि टीचर कैन नॉट बी एन एंटरटेनर। आपको कभी कभी लगता है कि फलानी जगह पे बहुत मजा आती है, तो बेटा आप फंस गए हो, यू आर एक्चुअली इन अ चक्रव्यूह जहां आप कभी एक स्टेप आगे नहीं चल पाओगे जीवन में सर। ठीक है, चलिए सर आज कंक्लूड करता हूँ, और आपकी कोई क्वेरी होगी तो क्लास में मुझे बताइए सर। और यूं आंखों में आंखें डाल के बोलेगा कि प्रतीक नायक, आपने ये टॉपिक के साथ जस्टिफिकेशन नहीं दिया, हमको नहीं मजा आया, फिर से रिपीट करवा देंगे, नया अप्रोच ला के देंगे सर। प्रोवाइडेड आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए और आपने लिंकेजेस पहले से एस्टैब्लिश करने चाहिए। इन बिटवीन आए हो तो मेहरबानी करके अभी भी कहता हूँ सर, है ना, पीछे जाओ, पीछे जाओ सर, गो बैक, शट ऑफ द क्लास, टर्न डाउन, लाइक नो, टर्न ऑफ द क्लास, गो बैक टू द फर्स्ट लेक्चर, स्टार्ट वाचिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर। अरे 250 घंटे का कंटेंट हुआ है अभी तक हमारा, 95 नंबर का क्लास है। ऑफिशियली तो आप देखोगे तो इट विल बी अराउंड 200 आवर्स, बट अगर आप पीछे एक्स्ट्रा 10-15 मिनट, आधा घंटा मैं एक्स्ट्रा दे देता हूं सर। ठीक है, क्योंकि आई डोंट माइंड गिविंग एक्स्ट्रा 10-15 मिनट्स टू माय क्लास टिल द टाइम द टॉपिक इज कंप्लीटेड, लीनियज इज ओवर, है ना, वो क्लास की पूरी स्ट्रीमलाइनिंग खत्म नहीं होती है। उसको मिलोगे तो 250 घंटे हमने किए सर, 450-500 घंटे का टोटल ऑप्शन होता है। ठीक है, इतना करने के बावजूद भी अगर आपको डिससैटिस्फैक्शन है, तो आई फील कि आई शुड स्टॉप टीचिंग, और आइदर द सेकंड केस कैन बी कि यू शुड आल्सो सी द अल्टरनेटिव फ्रॉम योर साइड इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड। चलिए सर, ठीक है, तो चलिए आज कंक्लूड करता हूँ और हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं आज की सर, है ना। डिस्कशन 10-15 मिनट करनी थी, आधा घंटा हो गया, बट कोई बात नहीं, आई मेक ओवर फ्रॉम दिस एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो हम लोग बाद में डाल देंगे सर। ठीक है, अब देखिए कल हमने डिस्कस नहीं, डिसलाइक वालों के लिए भेजा ऐसा नहीं है सर। ठीक है, देखो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग, आई हैव प्रॉब्लम रिगार्डिंग कि व्हाई यू आर गिविंग दिस फीडबैक सर। आप जोमेटो पे ऑर्डर करते हो ना, तो आप लिखते हो कि यार मैंने उसको स्पेशल ऑर्डर किया था कि भाई स्पाइसी मत रखना, पर उसने स्पाइसी रख दिया, इसके लिए मैं उसको 1 स्टार दे रहा हूँ। या उसने बोला था कि 20 मिनट्स में डिलीवरी आएगी, 28 मिनट्स में आएगी, आते आते 1 घंटा लगा दिया, तो आई एम गिविंग 1 स्टार, है ना। आई वांट टू नो द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाट इज द प्रॉब्लम। यू बीइंग अ टीचर, आई कैन नॉट लीव यू अनफेंडेड लाइक दिस, है ना। आप उसको ऐसे ही आप हवा में उड़ते रहोगे, समझे। मैं रीजन इसके लिए जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं इम्प्रोवाइज करना चाहता हूँ सिस्टम को। ठीक है, समझे। मैं तो इम्प्रोवाइज, मैं अपने लिए रीजन जानना चाहता हूँ, आपके लिए तो है ही, क्योंकि आपका भविष्य इसमें कॉम्प्रोमाइज होगा आज नहीं तो कल, जो आपको अभी पता नहीं चलेगा सर, है ना। आपको अभी नहीं पता चलेगा, आप जब क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चलेगा। कल मैंने आपको मालफूजत के बारे में खाली इंट्रोडक्शन करवाया था, कल अभी ये इसको पढ़ाऊंगा भी नहीं आज मैं, आई विल नॉट बी टीचिंग यू मालफूजत टुडे। व्हाई? बिकॉज़ सूफीज्म पढ़ाया नहीं है, तो पढ़ाने से क्या मतलब है सर। रीजनल लैंग्वेजेस में हिंदी लैंग्वेज का डेवलपमेंट तभी हम लोग पढ़ेंगे जब भक्ति मूवमेंट को पढ़ेंगे सर, क्योंकि भक्ति मूवमेंट के साथ ही हिंदी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है, समझे। तो जब आप मिडिवल इंडिया को ओवरऑल देखते हो, चलिए सर, है ना, मिट्टी पाओ सर, है ना। तो आज हम लोग मिट्टी पाते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो मुझे अप्रोच करिए, लाइव क्लास में अप्रोच करिए सर, प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्रोच करिए, और एक मैं कहूंगा कि डिग्निफाइड वे के अंदर अप्रोच करिए, क्योंकि मैं आपको पर्सनली ना जानता हूं, ना ही मेरी आपके साथ पर्सनली किसी के साथ, है ना, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर चल रही है, समझे। फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर का मतलब है कि लाइक नो वी आर फाइटिंग फ्रॉम जनरेशन एंड जनरेशन, समझे आप लोग। ठीक है, सो एट लीस्ट यू मेक सेंस एंड यू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, दिस इज व्हाट माय इंटेंशन, समझे आप लोग। ठीक है, नहीं मेंटली सिक और ये सब मत लिखिए सर। ठीक, देखो स्टूडेंट्स हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स, स्टूडेंट्स फील सो अंडर कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग दिस फेज ना, दे आर सो आई वुड से डिसओरिएंटेड, दैट दे एक्चुअली रन बिहाइंड मल्टीपल थिंग्स। उसको जब कोई ऐसे बहुत चंचल मन के होते हैं विद्यार्थी, मैं गया हूँ ये फेज से, आगे कोई बाद में बोला तुमको पता है ये हो रहा है, उधर भागेगा सर, फिर वहां ठोकर खाएगा, 2 साल के बाद तुमको पता है ये हो रहा है, फिर इधर भागेगा सर। ठीक है, समझे। तो ये चीज मैंने फेस की है सर, आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग्स एंड आई नो दैट ओके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सर, समझे। बट आप यहाँ पे आ रहे हो तो यू कैन रेज योर क्वेरीज इन अ जेन्युइन वे, आई एम हियर फॉर एड्रेसिंग योर क्वेरीज, रिड्रेसिंग योर ग्रीवेंसेस रिगार्डिंग दिस कोर्स, स्पेसिफिकली दिस कोर्स, समझे आप लोग। ठीक है, एंड इसमें अगर अप्रोच में प्रॉब्लम है तो यू कैन एक्चुअली वॉच द क्लासेस ऑफ अदर टीचर्स, 2-3-4 टीचर्स है जो हिस्ट्री ऑप्शनल करवाते हैं, दे आर डूइंग इन अ वेरी इफेक्टिव वे सर, दे आर मोर एक्सपीरियंस देन मी एज वेल। फिर सबका अप्रोच अलग अलग होता है, रास्ता अलग अलग होता है। यू हैव द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज दिस ओनली कि 3-4-5 टीचर्स एक ही सब्जेक्ट को करवा रहे हैं, तो स्टूडेंट कैन वॉच द, है ना, आइदर ऑफ देम, आप जिसको कंफर्टेबल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेट होती है, ये तो जीवन की सच्चाई है कि सबके साथ फ्रीक्वेंसी सेट होती नहीं है, तो इट्स बेटर ना सर कि आप उसको वहां से स्टॉप कर दीजिए सर। एक होती है सम कॉस्ट फैलेसी सर, सम कॉस्ट की फैलेसी का मतलब ये होता है कि कुछ चीजों में आप गिरते हो ना तो फिर गिरते ही जाते हो, डोंट डू इट विद योर ऑप्शनल माय फ्रेंड। आपको नहीं जम रहा उसके बावजूद भी आप यहाँ आओगे, नहीं जम रहा उसके बावजूद भी आप क्लासेस अटेंड करोगे, और हर क्लास में डिसएंचांटमेंट के थ्रू जाओगे, यार नहीं जम रहा है, पता नहीं अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, समझे आप लोग। ठीक है, तो ये स्टॉप, एक होता है बिजनेस में होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि जब धंधे में नुकसान हो रहा है ना, तो एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि दिस इज द पॉइंट वेयर वी विल स्टॉपिंग, इररिस्पेक्टिव अब कितना हो गया, खड्डे में चले गए सर। ऐसी कोई सम कॉस्ट फॉरेसी के रात में बोला गया है, जब आप ओवरऑल बिजनेस मॉडल को देखोगे और लाइफ मॉडल को भी देखोगे, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू स्टॉप फ्रॉम प्रिवेंटिंग गोइंग डाउन फर्दर। So when in the classes preparation, when you are not satisfied or actually you are not getting the right approach from this class,
you better watch the previous classes. Even from the previous classes, you are not able to link it up, sir. Then you watch some other alternatives. If history is not your cup of tea, might be a possibility. After 10-15 classes, you realize कि भाई साहब हिस्ट्री मेरा cup of tea है ही नहीं, मैं तो फंस गया सर, है ना, मेरी जबान टूट गई थी. You switch the optional. हिस्ट्री ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन करवाएगा, कोई और सब्जेक्ट करवा देगा, है ना. मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट. समझे आप लोग? समझ में आया कि नहीं? थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड योर अप्रिसिएशन सर, है ना. ये सब बातें एक्चुअली मैं करना नहीं चाहता था, पर 2-3-4 क्लासेस से ये हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो सर, है ना, एक दिन ऐसा आएगा कि जहाँ मुझे एक ओपन हाउस डिस्कशन कर लेना चाहिए सर. ठीक है. तो वी व्हेन आई वाज इन मास्टर्स ना, वी यूज्ड टू हैव दिस ओपन हाउस डिस्कशन. सो बिकॉज़ मास्टर्स में हमारी बैच, मतलब मेरा जो स्पेसिफिकेशन था उसमें 20 लोग थे, और फिर हमारे कलीग्स थे, मतलब बैचमेट्स थे, उनके किसी का स्पेशलाइजेशन में 20 लोग थे. तो 120 लोगों की टोटल हमारी स्ट्रेंथ थी मास्टर्स की, और वी हैड अराउंड अ टीम ऑफ अराउंड 15 to 20 टीचर्स, एंड एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने में हमारे एक ओपन हाउस होता था कि व्हाट द स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट आउट ऑफ द टीचर्स, एंड दिस इज वेयर आई लर्नड दिस ओपन हाउस. और झाड़ के नीचे बैठ के हम लोग चर्चा करते थे ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम में सर, है ना, क्योंकि मैं वो संस्था से पढ़ा हूँ जिसने हमेशा ओपननेस को प्रमोट किया है सर, इवन इन बैचलर्स एज वेल सर. सो हम टीचर्स और यही टीचर्स ने हमको बताया था कि बेटा हम गलत है तो हमारी आंखों में आंखें डाल के कहना कि सर आप ये अप्रोच में गलती कर रहे हो या इसमें गलती कर रहे हो. समझे? समझ में आया कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा है तो भी सर. तो झाड़ के नीचे बैठ के एक बार हमने हमारी डीन को बताया, डीन वो समझे नहीं. समझे? तो डीन हमको बता रही थी कि बेटा आपने आज हमको जेएनयू वाली फील्ड दिलाई है, क्योंकि मैं सबसे पढ़ा हूँ, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसको स्कूल ऑफ प्लानिंग कहते थे पहले. बीवी दोषी साहब ने एस्टैब्लिश की थी. बीवी दोषी को इस बार पद्म भूषण मिला है, पद्मश्री तो उनको पहले मिल गया था 6 साल पहले. और दोषी साहब एक बार हमारे वहाँ पे आए थे जस्ट फॉर इंटरेक्शन, तो बता रहे थे कि यही कल्चर के कारण हमने इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी कि वी वांटेड टू हैव मोर एंड मोर ऑफ डिस्कशन विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन. समझे? समझ में आया कि नहीं? तो डोंट ट्राई टू मेक इट अ फॉर्मल, आई वुड से अ टिपिकल प्रोसेस. मैं वो टीचर्स में से नहीं हूँ कि वो टिपिकल प्रोसेस के रूप में आया निकाला चला गया सर, वो मेरे से होता नहीं है सर. ठीक है. इसके लिए मैं बैठता हूँ, एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ, एक्स्ट्रा एफर्ट्स देता हूँ, मेरी तरफ से जितना होगा उतना मैं करूँगा, क्योंकि मैंने आपको पहले से बताया था, आई एम हियर बाय माय चॉइस, नॉट बाय कंपल्शन. समझे? और जब आदमी चॉइस से आता है ना सर, तो सिकंदर बनने के लिए आया होता है, याद रखिएगा. ठीक है. समझ में आया कि नहीं आया? कंपल्शन से आया होता ना तो बात अलग होती. चलो, हम लोग ना कल डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग दी हिस्टोग्राफी, और मैंने आपको कल दिल्ली सल्तनत के अंदर इंडो पर्शियन कल्चर के बारे में पढ़ाया सर. ठीक है. अब देखिए होता क्या है, व्हेन इंडो पर्शियन कल्चर स्टार्टेड, तो पहले एजुकेशनल डेवलपमेंट होने शुरू हुए. ये जो एजुकेशनल डेवलपमेंट होने शुरू हुए, इंस्टीट्यूशंस बनने शुरू हुए, इंस्टीट्यूशंस के कारण बेसिकली क्या होता है, पर्शियन लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ. पर्शियन बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज, हमने पढ़ने की शुरुआत की. उसके बाद इंडियंस भी पर्शियन लैंग्वेज पढ़ने की शुरुआत करते हैं. इंडियंस विल आल्सो स्टार्ट लर्निंग द पर्शियन लैंग्वेज. ठीक है. वी हैड सीन कि ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली द संस्कृत लैंग्वेज वाज आल्सो गेटिंग ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन सर, है ना. तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से दिखेंगे जो इस समय के दौरान कल्चरल डेवलपमेंट के रूप में आ रहे हैं सर. ठीक है. अब जब एजुकेशनल डेवलपमेंट हो रहे थे, तो ये जितने भी राजा थे, खिलजी डायनेस्टी थी या तुगलक डायनेस्टी थी, सैयद डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी थी, लोधीस थे, इनके खुद के समय के अंदर भी लिटरेचर का डेवलपमेंट हो रहा था, और इनके कंटेम्पररी ऑथर्स के द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई है. ये किताबों के अंदर से पर्शियन हिस्टोग्राफी का ट्रेंड डेवलप हुआ, और पर्शियन हिस्टोग्राफी बेसिकली हिस्ट्री के सोर्सेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर आप सिलेबस का सबसे पहला पॉइंट उठाओगे, उसमें आता है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, और सोर्स ऑफ हिस्ट्री के अंदर पर्शियन हिस्टोग्राफी, अरब हिस्टोग्राफी, एंशिएंट इंडिया की संस्कृत हिस्टोग्राफी, प्राकृत हिस्टोग्राफी, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दैट. तो इतिहास लेखन में किस तरह से मदद रूप करते हैं किताबें, और ये किताबें कंटेम्पररी ऑथर्स के द्वारा किया गया था, लिखा गया था सर. ठीक है. इसमें इनिशियली कुछ अरब्स आए थे, जैसे आप देखोगे तो अल बिरूनी आया था, वो अरब ट्रैवलर के रूप में था. अल बिरूनी ने किताब हिंदी लिखी, वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री सर. ठीक है. उसी दौर के ऊपर अगर आप देखिए तो इनके यहाँ पे कोर्ट ऑथर्स आपको दिखेंगे. कोर्ट ऑथर्स के अंतर्गत अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग किताबें लिखी, जैसे जियाउद्दीन बरानी ने लिखी है, आमिर खुसरो ने लिखी है, या खिलजी के समय के दौरान बरानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लिखता है कि भाई किस तरह से उसने रेगुलेशंस को प्रमोट किया था सर. ठीक है. सैयद डायनेस्टी के समय पे याह्या बिन अहमद सरहिंद के द्वारा लिखा जाता है सर. ठीक है. इसामी के द्वारा लिखा जाता है सर, है ना. अफीफ के द्वारा लिखा जाता है, ठक्कर फेरू के द्वारा लिखा जाता है. यू विल फाइंड मल्टीपल ऑथर्स विल बी एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द कोर्ट हिस्टोग्राफी. हिस्टोग्राफी का मतलब है कि बेसिकली ये राजा का इतिहास लिखते थे या कंटेम्पररी इतिहास लिखा करते थे, और एक से ज्यादा किताबें लिखी गई. यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं पर्शियन हिस्टोग्राफी के अंदर से. ठीक है. सो इफ यू सी इन द मिडिवल एरा, यू विल फाइंड मल्टीपल ऑथर्स विल बी कंपाइलिंग द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल डायनेस्टीज. इसको पॉलिटिकल क्रॉनिकल के रूप में भी बोला गया. पॉलिटिकल क्रॉनिकल क्यों? क्योंकि बेसिकली राजा के इतिहास लिखे गए थे कंटेम्पररी पीरियड में. जैसे हसन निजामी सबसे पहले हुआ करते थे सर. ठीक है. या मिनाजो सिराज हुआ करते थे, जिन्होंने तबक़त नसीरी लिखी है सर. ठीक है. तबक़त नसीरी में अलग अलग तबक़ा मतलब चैप्टर वाइज इन्होंने पूरा क्लासिफिकेशन किया है द बुक सर. ठीक है. उसी दौर के ऊपर आमिर खुसरो है, जियाउद्दीन बरानी है, इसामी है, अफीफ है और सरहिंदी है. ये सब अलग अलग डायनेस्टी के दौरान प्रेजेंट ऑथर्स थे. इन सब ऑथर्स के द्वारा अलग अलग किताबें लिखी गई थी. यहाँ से स्पेसिफिक प्रश्न आए हैं सर. ठीक है. तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, वी हैव स्टडीड द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द किंग्स. अब उनके कंटेम्पररी ऑथर्स के द्वारा क्या क्या चीजें हाईलाइट की गई है, उसको थोड़ी बहुत चर्चा में लेते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं कि मिडिवल इंडिया में कल्चरल डेवलपमेंट में एक तो पर्शियन हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है और पर्शियन हिस्टोग्राफी का डेवलपमेंट कैसे हुआ. इनफैक्ट इसी पीरियड में इंशा ट्रेडिशंस डेवलप हुए. इंशा ट्रेडिशंस का मतलब होता है क्रिएशन. ये क्रिएशन बेसिकली राजा के ऑथर्स के द्वारा किया जाता था, और मल्टीपल कॉरेस्पॉन्डेंस के रूप में आपको दिख जाएगा सर. ठीक है. तो एक इसका ट्रेंड आपको दिखेगा. राजपत्र राजा के द्वारा इशू होते थे, उसका ट्रेंड आपको दिखेगा. इंस्क्रिप्शंस भी इशू किए गए थे, उसका भी ट्रेंड मिलेगा. अब यहाँ से क्वेश्चन आए नहीं है. आई डोंट सी एनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक. क्वेश्चन जनरली यहाँ से आए हैं. इंशा ट्रेडिशन से फ्यूचर में आने की शक्यता है. सूफी राइटिंग्स के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, 2 बार क्वेश्चन पूछे हैं. एक प्रश्न आपका भविष्य में आने की शक्यता है, वो है कि हाउ द संस्कृत लिटरेचर गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पर्शियन लिटरेचर, एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द पर्शियन लिटरेचर नॉट गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू संस्कृत लिटरेचर. ठीक है. संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेशन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ, पर पर्शियन से संस्कृत भाषा में नहीं होगा सर. अल बिरूनी ने लिखा था कि इंडियन पीपल आर वेरी मच इंसुलर पीपल. भारत के लोग बहुत इंसुलर है. इंसुलर का मतलब है कि दे आर नॉट ओपन टू ओपन आइडियाज, दे आर नॉट प्रोन टू ओपन एंड द कल्चरल मिंगलिंग सर, है ना. सो इनफैक्ट यहाँ के बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने संस्कृत की किताबें फारसी में ट्रांसलेट की, पर फारसी की किताबें संस्कृत में नहीं होगी सर. ठीक है. तो क्या प्रॉब्लम्स थे दिल्ली सल्तनत में,
वो चीजें किस तरह से बदलाव आती है मुगल काल के अंदर वो भी देखेंगे। इनफैक्ट इसी पीरियड में रीजनल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। ये रीजनल लैंग्वेज के अंतर्गत आप देखेंगे तो उर्दू लैंग्वेज का डेवलपमेंट मिलेगा। इसी पीरियड के अंदर आप देखिए तो हिंदी लैंग्वेज का डेवलपमेंट मिलता है और साथों साथ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। ये लैंग्वेज के डेवलपमेंट में आपको आइडिया रहना चाहिए कि व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पांसिबल बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन द मिडिवल इंडिया और इसमें किन-किन राजाओं के द्वारा पैटर्न दिया गया है वो भी एक अलग से प्रश्न आपको मिलेगा सर, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री के तरफ से और समझने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट ऑथर्स के द्वारा क्या-क्या चीजें लिखी गई थी। आप देखिए कि यहाँ पे एक प्रश्न आया हुआ है कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ आमिर खुसरो एंड बरानी टू इंडो पर्शियन लिटरेचर, ये 2009 में आया था, क्रिटिकल असेसमेंट बोला गया है सर, ठीक है। या यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बोला गया है तबाकत नसीरी का मिडिवल इंडिया के सोर्स के रूप में हमको बताइए सर, ठीक है। तबाकत नसीरी आप पकड़ने की कोशिश करिए, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो मिनहाज सिराज के द्वारा लिखी जाती है सर, ठीक है। और ये किताब के अंदर वो बताते हैं कि वे किस तरह से पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं सर, ठीक है। अब देखिए छोटी-छोटी किताब होगी उसमें 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। आमिर खुसरो और ज़ियाउद्दीन बरानी एक ऐसे ऑथर्स के रूप में आपको दिखेंगे जो मतलब है ना राजा बदल जाते थे पर वो वहाँ के वहाँ रहते थे सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड द किंग माइट बी चेंजिंग हिज द डायनेस्टी विल माइट गो डाउन सर, बट दिस ऑथर्स विल बी इन द कंटेम्परेरी पीरियड वो अपना लिखा-पढ़ी चालू रख रहे होंगे सर, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन यू विल फाइंड यस आमिर खुसरो के समय पे करीबन 8 सुल्तान का कार्यकाल उसको दिखेगा सर, ठीक है। तो आया राम गया राम, सुबह उठते थे सुल्तान का मृत्यु हो गया, एक दिन उसको भी किसी ने उठा के ले गया सर, है ना, मंगोल उठा के लेके चले जाते हैं सर, ठीक है। तो बहुत सारी कहानी आपको दिखेगी, यू विल फाइंड मल्टीपल स्टोरीज रिलेटेड टू द ऑथर्स। तो इनके पर्सनल लाइफ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इनकी आप पकड़ने की कोशिश करिए, इनके द्वारा लिटरेरी कंट्रीब्यूशन में क्या लिखा गया वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट सर, ठीक है। इसके सिवाय आपको रीजनल लैंग्वेज से आएगा, जैसे चालू पंचशी का बेसिकली पेंटिंग बेस्ड लिटरेचर का डेवलपमेंट है, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे क्लासेस के अंदर सर, ठीक है। या आपको मालफूजत पूछा गया था कि मालफूजत क्या है सर, ठीक है। ये सूफियों का लिटरेचर डेवलपमेंट है सर, ठीक है। या रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर या रीजनल किंगडम्स के अंदर से आ सकता है कि भाई दक्कनी सुल्तान के समय पे बहमानी किंगडम का क्या रोल प्ले था लिटरेचर डेवलपमेंट में सर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। अब एक एक करके देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कौन से ऑथर्स के द्वारा कौन सी किताबें लिखी जाती है। ये किताबों के द्वारा बेसिकली ये क्या प्रूव करवाना चाहते थे और राजा के इतिहास लिखने में कैसे मदद करते हैं सर, ठीक है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत के इनिशियली 2 ऑथर्स थे, हसन निजामी और मिन्हाजुल सिराज। ये दोनों आगे पीछे के ऑथर्स हैं। आगे पीछे के ऑथर्स का मतलब ये होता है कि पहले आपको हसन निजामी दिखेंगे सर, उसके बाद तुरंत ही आप समझने की कोशिश करोगे मिन्हाजुल सिराज दिखेंगे सर। ये दोनों के दोनों ऑथर्स दिल्ली सल्तनत के इनिशियल पीरियड में कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तुतमिश के समय के दौरान की पॉलिटिकल हिस्ट्री और बेसिकली जो और भी डेवलपमेंट्स हो रहे थे उसकी बारे में हमको जानकारी देते हैं सर, ठीक है, समझे। अब देखिए हसन निजामी की जो किताब है उसका नाम है ताजुल मसीर। ताजुल मसीर के बारे में मैंने आपको अभी एक मॉक क्वेश्चन दिया था, समय मिले तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करिएगा कि इवैल्यूएट द सोर्स ऑफ टेक्स्ट ताजुल मसीर, हाउ इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द दिल्ली सल्तनत सर, ठीक है। ये क्यों आया है क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन नहीं आया है। आपको ऑलरेडी तबाकत नसीरी इज अ बुक व्हिच इज रिटन बाय हुम, इट इज रिटन बाय मिन्हाजुल सिराज। मिन्हाजुल सिराज की जो किताब है तबाकत नसीरी, इसके ऊपर से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ये जो क्वेश्चन है इवैल्यूएट तबाकत नसीरी एज अ सोर्स ऑफ मिडिवल हिस्ट्री, इसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। पहले हम लोग हसन निजामी के ऊपर चले जाते हैं। हसन निजामी कौन थे, वो क्यों आए थे भारत में और उनका कंट्रीब्यूशन हिस्टोग्राफी में क्या है सर, ठीक है। तो अब एक-एक करके लेट अस गो टू दिस टॉपिक एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑथर्स हु हैव एक्चुअली रिटन डाउन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत सर। अब देखिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए, यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ऑथर्स की क्या-क्या चीजें इनके द्वारा लिखी गई है सर, ठीक है। अब वापस चले जाते हैं, लेट अस गो बैक टू दिस टॉपिक एंड फिर से हम लोग देखते हैं कि कोर्ट ऑथर्स के द्वारा क्या-क्या लिखी गई है सर, ठीक है। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा पर्शियन हिस्टोग्राफी की मैं आपको ग्रेवी बता देता हूं पहले, है ना। पर्शियन हिस्टोग्राफी की ग्रेवी का मतलब ये है कि उसकी जो थीम बेस्ड राइटिंग है या जो ग्रेवी बेस्ड राइटिंग है उसमें हम लोग क्या-क्या चीजें लिखेंगे सर, ठीक है। अब ज्यादातर कोर्ट ऑथर्स के रूप में काम कर रहे हैं सर, है ना। अब कोर्ट ऑथर्स के रूप में काम करेंगे तो उनके बायसेस होंगे कि नहीं होंगे सर, ठीक है। उनके प्रेजुडिसेस होंगे सर, ठीक है। वो कुछ सिलेक्टिव राइटिंग करेंगे, हमेशा इनकी राइटिंग के अंदर आपको सिलेक्टिव राइटिंग मिलेगी। सिलेक्टिव राइटिंग का मतलब क्या होता है बाबू कि राजा का अच्छा-अच्छा लिखेंगे, नेगेटिव लिखने की कोशिश कम करेंगे क्योंकि राजा ने उनको नौकरी दी है सर, ठीक है। तो राजा नौकरी दे रहा है तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट में लिखने की कोशिश करोगे, राजा हंटर मारेगा सर, ठीक है। फ्लॉगिंग हो जाएगा। बलबन के केस में आप देखोगे तो पता चलता है कि बलबन के समय के कोर्ट ऑथर्स हमेशा इनफैक्ट उसको गुड लाइट में ही प्रेजेंट करते थे क्योंकि उनको डर लगता था, है ना, कि बलबन पिटाई कर देगा उनकी सर, गेटिंग पॉइंट है ना, समझे। दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि कुछ-कुछ ऑथर्स जो है वो टर्किश नोबिलिटी से आते थे एंड बिकॉज़ ये नोबिलिटी से बिलॉन्ग करते थे, अरिस्टोक्रेसी से बिलॉन्ग करते थे, तो इनकी राइटिंग के अंदर आपको बायसनेस बहुत दिखेगी एंड दे विल ऑलवेज बी क्रिटिसाइजिंग सर्टेन पॉइंट्स, है ना। तीसरी पॉइंट इनके अंदर आपको प्रॉब्लम ये दिखेगा कि सिलेक्टिव राइटिंग में राजा के बारे में इसने लिखा होगा, सुल्तान के बारे में लिखा होगा, पर कॉमन मैन के बारे में ये लोग कम लिखेंगे सर, ठीक है ना। तो आपको जब-जब कोई भी पर्शियन हिस्टोग्राफी के अंदर प्रश्न आएगा सर, है ना, उसमें ये थीम आपको पता होनी चाहिए सर। जब तक आपको थीम नहीं पता होगी आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे और फिर आपको क्या करनी है, छोटे-मोटे पॉइंट्स को कोरिलेट करना है। अब सिंगुलर ऑथर के ऊपर से जब प्रश्न आता है तो आपको आइडिया रहना चाहिए इनिशियल ऑथर जैसे हसन निजामी हो गया है या मिन्हाजुल सिराज के बारे में आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। ये प्रारंभिक काल के ऑथर से इनके खुद के बायस जैसे मिन्हाजुल सिराज रज़िया के बारे में क्या लिखता है कि अल्लाह बचाए मेरी जान की रज़िया गुंडों में फंस गई सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि शी वाज अ वुमन एंड ही एक्चुअली डिड नॉट एक्सेप्टेड अस कि हाउ कैन अ वुमन बी अ क्वीन सर, है ना। वो सुल्तान के रूप में कैसे हो सकता है सर, ठीक है ना, कार्य कर सकती है। तो उसको क्रिटिसाइज ही करता रहेगा सर, ठीक है। दूसरा आपको पता चलेगा कि रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग ऑथर्स बहुत लिखेंगे क्योंकि इनको रिलीजियस कंडीशंस के पर्सपेक्टिव से इतिहास लिखने की बहुत मजा आती थी। इनफैक्ट काफी सारे ऑथर्स के द्वारा जैसे तबाकत नसीरी लिखी गई है, तबाकत नसीरी में इस्लाम का ओरिजिन भी मेंशन किया गया मिन्हाजुल सिराज के द्वारा सर, ठीक है। तो वो भी आप इसके अंदर से हाईलाइट कर सकते हो कि क्या-क्या कहानी है, ये कहां से आए थे, इनकी बैकग्राउंड क्या है और उसके बेसिस के ऊपर से आप इवैल्यूएट करोगे। तो जब कोई भी ऑथर होगा, वो मिन्हाज होगा, वो हसन निजामी होगा, यहया बिन अहमद सरहिंद होंगे सर, ठीक है, आमिर खुसरो होगा या आपके बरानी होंगे सर, ठीक है। उन सब की आपको थीम पता होनी चाहिए, ये 5-6 पॉइंट्स के ऊपर ही आप कोरिलेट करोगे। फिर बाकी आपको खाली फैक्ट याद रखने हैं कि कौन किसका कंटेम्पररी था सर, समझे आप लोग। दूसरी पॉइंट आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि इनके द्वारा कौन-कौन से इवेंट्स को हाईलाइट किया, किसको स्किप कर दिया गया है सर, ठीक है ना। अब ऑलरेडी आपको मिन्हाजुल सिराज की जो किताब है तबाकत नसीरी उसके ऊपर से प्रश्न आया हुआ है, आपको निजामी के ऊपर से प्रश्न नहीं आया है। मेरा मानना है कि यहाँ से प्रश्न आएगा क्योंकि दिस वाज वन ऑफ द अर्लीएस्ट बुक्स जो दिल्ली सल्तनत के फाउंडेशन के समय से लिखी जाती है। इट वाज हसन निजामी ओनली जो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के टाइटल के रूप में हाईलाइट करवाता है और कहता है कि देखिए हमारा राजा कितना सारा डोनेशन दे रहा था। हमने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास के अंदर कि कुतुबुद्दीन ऐबक इज नोन एज लाख बख्श। अब देखिए आपके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, आपने इन बिटवीन जॉइन किया है, आपने पॉलिटिकल पार्ट ऑफ हिस्ट्री को कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो और फिर आके बोलोगे कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है सर, ठीक है, या बेकार ऑप्शनल चल रहा है सर, ठीक है। सो द प्रॉब्लम लाइज फ्रॉम योर साइड, ओके। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा इंप्रोवाइज करने की कोशिश करिए। क्वेरी होगी, कोई जेन्युइन डाउट्स होगा, अगर आपकी यहाँ पे राइटियसनेस, यू बिलीव इनटू द राइटियसनेस, तो यू आर फ्री टू रेज योर पॉइंट इन द ओपन प्लेटफॉर्म एंड दैट टू ऑन दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक नहीं हजारों लोग देख रहे हैं सर, ठीक है ना। यहाँ ऐसे आंखें में आंखें डाल के वो बोलने का ए मास्टर, ए मास्टर मतलब प्यार से बोलने का सर, ठीक है ना। बोले मास्टर जी यहाँ ये दिक्कत हो रही है, हमको यहाँ पे सॉल्यूशन चाहिए सर, ठीक है। तो हम आपको सॉल्यूशन लाके दे देंगे सर, ठीक है। वरना फिर है ना खाली खोटी पिपुड़ी मत बजाना सर बातों की सर, समझे आप लोग। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। अब देखिए एक-एक करके देखते हैं कि हसन निजामी की किताब की इंपॉर्टेंस क्या है सर, है ना। अब देखिए हसन निजामी का कंट्रीब्यूशन हम लोग क्या याद रखेंगे सर, ठीक है। और हसन निजामी के बारे में हमको क्या-क्या चीजें याद रखनी चाहिए सर, ठीक है। तो आपको 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको थीम बता दी। पहले तो आपको ऑथर का बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया था और ये क्या लिखना चाहता है सर, ठीक है।
दूसरा ये पॉलिटिकल हिस्ट्री कंटेम्परेरी कौन से किंग के बारे में बताता है, व्हिच किंग ही इज एक्चुअली हाइलाइटिंग द रोल ऑफ द किंग एज़ वेल सर, ठीक है। तीसरे इसने क्या-क्या ऑब्जर्वेशन किया था और चौथी आपको थीम ऑफ राइटिंग दिखेगी सर, ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग हर एक ऑथर को कंपेयर करेंगे, ये चार्ट के हिसाब से सर, ठीक है। आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर इसके लिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपकी रिवीजन भी होती रहेगी और फिर समझने में ज़्यादा ईज़ी रहता है सर, ठीक है। अब देखिए कि हसन निज़ामी की किताब है, इसका नाम है ताजुल मसीर सर, है ना। ताजुल मसीर का इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज़ द फर्स्ट ऑफिशियल सोर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये याद रखिएगा सर, ठीक है। तो आपको पूछा जाता है कि इवैल्यूएट ताजुल मसीर एज़ अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो पहली लाइन आ जानी चाहिए कि ताजुल मसीर वाज़ रिटन बाय हसन निज़ामी, ही रोट द फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत बिकॉज़ ही वाज़ द कंटेम्परेरी किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसने शुरुआत की थी 1191-92 से आफ्टर द बैटल ऑफ तरेन एंड ही कंटिन्यूड अप टिल 1210, 1210 तक वो इतिहास लिखता है, जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर गया सर, ठीक है ना। सो 1210 भी नहीं, 1230 तक, सॉरी 1230 तक, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद अल्तुतमिश का पीरियड भी इसके अंदर कवर होगा सर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि दिस बुक एक्चुअली हाइलाइट्स द हिस्ट्री ऑफ द अर्ली पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड पर्टिकुलरली द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में आप दोनों का नाम लिखोगे, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड अल्तुतमिश, इसके बारे में उसने लिखा है सर। अब देखिए इनके बारे में लिखा है तो इनकी पॉलिसीज के बारे में लिखेगा, इनके बारे में लिखा है तो ऑब्वियस है कि अल्तुतमिश कैसे पावर के ऊपर है उसके बारे में लिखेगा सर, है ना। लिखेगा कि नहीं लिखेगा वो दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सर, है ना। तो कहानी क्या है सर, है ना। इसकी जो ओरिजिन है ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया से बिलोंग करता था, ये गजनी जाता है, गजनी से फिर दिल्ली आएगा सर, ठीक है। दिल्ली के समय के ऊपर जब ये आया तो दिल्ली में बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर रहा था और कुतुबुद्दीन ऐबक चाहता था कि स्कॉलर्स उसके कोर्ट में आए रहे क्योंकि ये लोग नए-नए भारत के ऊपर पावर में आए थे, तो दे वांटेड टू लेजिटिमाइज द रूल बाय द स्कॉलस्टिक राइटिंग, है ना। तो राजा एट टाइम्स आप देखोगे तो पैट्रोनेज देता है ऑथर्स को, स्कॉलर्स को, कारीगरों को, या आपके पास कोई ऐसी स्किल होगी है ना, सिंगर्स को, जैसे अकबर ने दिया था तानसेन को और उन सबको सर, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बेसिकली स्कॉलर्स को इनवाइट किया था और इसके कारण निजामी को अपने दोस्त कहते हैं कि एक काम करो भाई, है ना, तुम यहाँ पे ऐसे ही बेकार घूम रहे हो गजना के आजू-बाजू में सर, ठीक है। यू गो टू दिल्ली, शायद कुतुबुद्दीन ऐबक आपको बेसिकली अच्छा पैट्रोनेज देंगे और आप इनके बारे में लिख सकते हो सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। अब इसने अपनी राइटिंग में क्या-क्या चीजें लिखी है आपको आइडिया रहना चाहिए, व्हाट हैज बीन रिटन अंडर हिज राइटिंग सर, है ना। अब देखो थीम के अंदर आपको पहली पॉइंट पता होनी चाहिए कि ये पॉलिटिकल हिस्ट्री को हाइलाइट करेगा सर, समझे आप लोग। और इसकी थीम के अंदर हम लोग लिखेंगे कि ही विल बी राइटिंग द स्टोरी ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ही विल आल्सो बी मेंशनिंग अबाउट द अल्तुतमिश एज़ वेल। जैसे हम लोग लिख सकेंगे कि ही विल बी टॉकिंग द टाइटल और ही विल बी गिविंग द टाइटल ऑफ लाख बख्श टू कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिस थिंग शोज कि द चैरिटी व्हिच वाज डन बाय कुतुबुद्दीन ऐबक वाज एक्चुअली एप्रिशिएटेड बाय हसन निजामी सर, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, है ना। दूसरी पॉइंट अगर आप समझने की कोशिश करोगे वो हाइलाइट करता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब एम्पायर एक्सपांड करने की शुरुआत की तो एम्पायर एक्सपांशन में उसको यहाँ के लोकल किंग्स ने, खास करके राजपूत किंग्स ने कैसे उसके साथ लड़ाई की है, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में उसने जानकारी दी सर, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समय पे प्रोविंशियल गवर्नर्स की शुरुआत हुई थी, इक्ता सिस्टम की सर, ठीक है। तो ही आल्सो राइट अबाउट द इक्ता एंड द गवर्नेंस सिस्टम इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे इसका फाउंडेशन हो रहा है। तो इसकी राइटिंग में आपको पता चलता है कि उसने पॉलिटिकल पॉइंट्स को काफी सारा कवर किया है, उसमें राजा की पर्सनल हिस्ट्री भी आपको मिल जाएगी जहां कुतुबुद्दीन ऐबक को ये ज्यादा ग्लोरीफाई करता है और थोड़ा बहुत इल्तुतमिश के बारे में भी लिखेगा सर, ठीक है। दूसरी पॉइंट ये बेसिकली ये एम्पायर एक्सपांशन के बारे में लिख रहा है तो उसने वॉर के बारे में बताया, उसने वेपन्स के बारे में बताया सर, ठीक है। तो ही हैज एक्चुअली टॉक्ड अबाउट द वेपन्स, डिफरेंट वेपन्स दैट वर यूज्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द एम्पायर एक्सपांशन सर, ठीक है। तो बताता है कि वेपन्स यूज हो रहे थे या अलग-अलग प्रकार की शमशीर यूज हो रही थी या भाले यूज हो रहे थे सर, है ना। इसके बारे में ये हाइलाइट करता है सर, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसके राइटिंग के अंदर आपको इकोनॉमी दिखेगी सर, ठीक है। और बिकॉज़ ये स्टार्टिंग पीरियड था दिल्ली सल्तनत का, तो डेफिनिटली हमको पता चलता है कि व्यापार के बारे में लिखता है क्योंकि सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश हुई थी ना सर, ठीक है। सो ही एक्चुअली टॉक्स अबाउट मल्टीपल ट्रेड्स एंड कॉमर्स कमोडिटीज दैट वर गेटिंग स्टार्टेड लाइक हैविंग रिलेशंस विद इंडिया सर, ठीक है। तो इकोनॉमी में ये ट्रेड एंड कॉमर्स को हाइलाइट करता है, ये हाइलाइट करता है मल्टीपल कमोडिटीज को जो बाहर के विस्तारों से इंपोर्ट होती थी इंडिया के अंदर सर, ठीक है। अब इंडिया में क्या-क्या चीजें इंपोर्ट हो रही थी, उसने क्या-क्या चीजों को लिखा है, आपको आइडिया रहना चाहिए। अब देखिए सेंट्रल एशिया से हॉर्सेस आते थे, वेस्ट एशिया से, तो ये भाई साहब लिखेंगे कि हां भाई साहब घोड़े आते थे सर, है ना। हमने ऑलरेडी ट्रेड एंड कॉमर्स के क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है सर, ठीक है, गेटिंग इंपॉर्टेंट। दूसरा आपको पता चलता है चाइना वाले सिल्क रूट से सिल्क आता था सर, तो ये कहता है कि सेंट्रल एशिया से सिल्क भी आता था सर, ठीक है। उसी तौर के ऊपर आपको स्टोन्स दिखते हैं, रूबी, है ना, अलग-अलग प्रकार के स्टोन्स, ये भी आपको सेंट्रल एशिया से माइनिंग होते हुए आ रहे थे, तो इसके बारे में भी हाइलाइट करने की कोशिश करेगा। ये बताता है कि आईने, ये चाइना से सिल्क भी आता था और मिरर्स भी आते थे, तो मिरर्स की भी हाइलाइट ये बताता है कि ये क्या-क्या चीजें यहाँ पे थी सर, ठीक है। और इन सब के बेसिस के ऊपर से हमको पता चलता है कि ये जितना भी व्यापार था, ये कारवा सिस्टम के थ्रू हो रहा था। एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट वेयर वी सी द कारवास वर एक्जिस्टिंग, जिसको अलाउद्दीन खिलजी स्टेट पैट्रोनेज देने की शुरुआत करता है बाय गिविंग द पैट्रोनेज टू द बंजारा सिस्टम, है ना। हमने पढ़ा था कि भाई ये बंजारा लोग चलते थे, तो इसकी पहली बात आपके निजामी ने कर दी है सर, ठीक है। तो निजामी की ताजुल मसीर एक ऐसी किताब है जहां पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में पता चलता है, कैसे वो गजना के अंदर से गजना से बेसिकली दिल्ली की तरफ आया, उसकी स्टोरी उसने लिखी है और किस तरह से वो हिस्टोग्राफी के ट्रेंड के अंदर आ जाता है सर, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम सर, ठीक है। ये बंदा आया था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से, राइट सर, ठीक है। बिकॉज़ ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से आया था तो ही वांटेड टू ग्लोरीफाई एंड हाइलाइट द केस ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसकी राइटिंग की लिमिटेशंस क्या होगी सर, ठीक है। तो उसके जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उसको हम लोग देखते हैं कि उसकी लिमिटेशन क्या है सर, ठीक है। क्योंकि आपको जब यहां से प्रश्न आएगा 10 मार्कर के ही क्वेश्चन आएंगे, जितनी भी किताबें आपको मिलेगी यू विल बी सीइंग मोस्ट प्रोबब्ली इन द 10 मार्क, या दो किताबों को इकट्ठा, दो ऑथर को इकट्ठा करके 20 मार्क में डाल देगा। आपको कभी नहीं पूछेगा कि भाई इसका 20 मार्क का क्वेश्चन बताइए ताजुल मसीर का सर, है ना। क्योंकि उसमें मसाला बहुत कम अवेलेबल है। आप देखिए मेहता साहब की किताब में देखोगे तो एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आधा पैराग्राफ दिया, सतीश चंद्र ने 4 लाइन लिखी हुई है सर, ठीक है। तो उसमें फिर होता क्या है कि फिर रिसर्च करने बैठोगे तो मटेरियल तो बहुत अवेलेबल है, बट फिर हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला जो नेचर है वो बदल जाता है, फिर एकेडमिक क्वेश्चन बन जाएगा सर, ठीक है। जो यूपीएससी नहीं जाना चाहता है सर, है ना, वो 50-60 मार्कर के अंदर नहीं जाएगा, तो वो पूछेगा कि भाई ताजुल मसीर का क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर दीजिए। तो इवैल्यूएशन में आप शुरू करोगे, बैकग्राउंड क्या था, उसने पॉलिटिकल हिस्ट्री कौन से राजाओं के बारे में लिखा है, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को ज्यादा ग्लोरीफाई किया है, इकोनॉमी के बारे में बताया और इकोनॉमी से हमको पता चलता है कि इस समय के दौरान ट्रेड एंड कॉमर्स शुरू हो गया है सर, ठीक है ना। तो ये तो स्टार्टिंग पीरियड था, ये स्टार्टिंग पीरियड में भी आपको ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट मिल रहा है, एंड दिस थिंग एक्चुअली शोज हाउ अलाउद्दीन खिलजी वाज एबल टू बैंक ऑन टू दिस ट्रेड एंड कॉमर्स एंड गिविंग अ स्टेट पैट्रोनेज एंड क्रिएटिंग इफेक्टिव मार्केट रेगुलेशन सिस्टम सर, है ना। ये सब चीजें अलाउद्दीन खिलजी ने फिर क्या किया था, अलग से मार्केट बना दी ना इन सब के लिए सर। ये कारवा सिस्टम के बारे में तो निजामी लिख रहा है सर, खिलजी कब आया सर, 1300 के बाद पावर के ऊपर आया ना, 1297 के बाद सर, ठीक है। तो यू नीड टू हाइलाइट दिस पॉइंट्स कि क्या-क्या चीजें हो रही है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। दूसरी पॉइंट्स हमको ये भी पता चलता है कि ये वहां पे इकोनॉमी के अंदर अलग-अलग प्रकार की फ्लावर्स के बारे में बताता है। ये बताता है कि किस तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भारत में इनफैक्ट यूज हो रहे थे सर, है ना, सूफियों के द्वारा। वो बर्ड्स एंड एनिमल्स के बारे में बात करता है, तो फ्लोरा एंड फौना के बारे में भी वो हाइलाइट करेगा ऑब्जर्वेशंस के अंदर से सर, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की इंपॉर्टेंस ये है कि नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पे कुछ सूफी लोग आने शुरुआत कर दिए थे, और सूफी लोगों के बारे में अगर आपको पता होगा कि दे विल बी यूजिंग सम काइंड ऑफ म्यूजिकल गैदरिंग कॉल्ड समा। सूफी लोग जो थे ये समा बना करते थे सर, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे कव्वाली का डेवलपमेंट हुआ उसके बाद सर, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें कंटेम्पररी आपको निजामी के द्वारा हाइलाइट की हुई मिलेगी सर, ठीक है। तो निजामी में हम लोग 3 पॉइंट लिखेंगे, पहला बैकग्राउंड कहां से आया था और वो क्यों आता है दिल्ली में सर, ठीक है। तो ओरिजिनली तो सेंट्रल एशिया से बिलोंग, निशापुर करके जगह थी सर, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में, वहां से गजना गया, गजना से फिर दिल्ली आया, पर आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस पॉइंट, है ना।
एक्चुअली इसको अरेबिक हिस्टोग्राफी से थोड़ी कीड़ा चढ़ गया था, ही हैड सम काइंड ऑफ कीड़ा फ्रॉम अरेबिक हिस्टोग्राफी, तो उसको ऐसा लगा कि अरेबिक लोग लिख रहे हैं वैसा अपन लिखेंगे सर, ठीक है ना। तो वहां से चलते 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 ये बेसिकली स्लेव डायनेस्टी के कोर्ट में आ गया और कुतुबुद्दीन ऐबक के कोर्ट में। अब देखिए इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी ना, व्हाट वाज द लिमिटेशंस ऑफ हिज राइटिंग, क्योंकि इवैल्यूएट जब करते हैं तो उसका नेगेटिव साइड भी पता होना चाहिए, है ना सर, समझे। तो लिमिटेशंस या हम लोग को क्या क्या चीजें वो नहीं लिखता है सर, ठीक है, या उसको लिखनी चाहिए थी नहीं लिख सकता है सर, ठीक है। खास करके वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ज्यादा ग्लोरीफाई करेगा सर, ठीक है। बट इल्तुतमिश के कोर्ट में आप देखोगे तो देख के इग्नोर कर देता है सर, ठीक है, गेटिंग ऑन। तो आपको भी पता होगा कि एक मीम बहुत मैं यूज करता रहता हूं सर, अभी भी फिर से यूज करूंगा, 2 मिनट दे दीजिए सर मुझे सर, ठीक है। बट ही विल एक्चुअली बी यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स फॉर अल्तुतमिश, है ना। और अल्तुतमिश के लिए वो ये कहानी करता है सर, ठीक है, और वो कहता है कि भाई अल्तुतमिश ऐसे तो अच्छा बंदा है, बट मैं लिखूंगा नहीं उसके बारे में सर, ठीक है। तो यूं देखता है फिर यूं हो जाता है, फिर यूं देखता है यूं हो जाता है सर, गेटिंग ऑन, ओके। तो ही विल बी एक्चुअली यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, है ना, समझे आप लोग, ठीक है, समझ में आया आपको। तो उसकी आंखें यूं थी, ये दोनों आंखें हैं, आप पकड़ने की कोशिश करिए सर, और वो देख रहा है उसके बावजूद भी फिर सीधा हो गया सर, समझे आप लोग, ठीक है, गेटिंग ऑन। तो यूं करके फिर यूं हो गया, ये सब करके सर, गेटिंग ऑन, ओके। तो एक तो इल्तुतमिश की कहानी आपको लिखेगा कि वो नहीं लिखता है सर, ठीक है। ही विल बी हाइलाइटिंग एंड ग्लोरीफाइंग ओनली अबाउट the role of Qutbuddin Aibak as an empire builder, whereas we know it was the Iltutmish was the empire builder in the Delhi Sultanate. हमने आपको बताया था कि he is known as real founder, तो he actually categorizes Iltutmish as just another king, है ना। क्यों पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप कोई भी कोर्ट ऑथर को देखोगे उसकी बायस देखनी है, किसने उसको पेट्रोनेट दिया है, जो बंदा उसको नौकरी पे रख रहा है उसके बारे में ज्यादा ग्लोरिफिकेशन लिखेगा सर, गेटिंग ऑन, समझे आप लोग, ठीक है। इनफैक्ट वो वहां तक लिखता है कि इल्तुतमिश की चंगेज खान के साथ जो लड़ाई हुई थी, आपको पता होगा, उसकी डिप्लोमेसी का एक मास्टर स्ट्रोक था, आजकल भी यूज होता है ना मास्टर स्ट्रोक सर, ठीक है। तो बेसिकली यू विल फाइंड कि वो चंगेज को इग्नोर कर देता है, बोले कुछ हुआ ही नहीं था सर, ठीक है, गेटिंग ऑन। इसी तौर के ऊपर अगर आप पकड़ने की कोशिश करें, कुतुबुद्दीन ऐबक का कंटेम्परेरी था बख्तियार खिलजी, अगर आपको जानकारी होगी। बख्तियार खिलजी ने बंगाल के ऊपर जीत हासिल की थी, बख्तियार खिलजी ने तिब्बत के ऊपर अपनी सेना भेजी थी, यू माइट बी अवेयर अबाउट, उसको भी देख के इग्नोर कर देता है, बोले ये थोड़ी लिखेंगे सर, ठीक है ना। आई वांट, मैं अगला कुतुबुद्दीन ऐबक ही चलना चाहिए मेरे लिए सर, गेटिंग ऑन, है ना, समझे कि समझे। यू विल फाइंड कि ऐसी कोई भी पोजीशंस, ऐसी कोई भी कंडीशन जहां अल्तुतमिश के लिए नेगेटिव है वो हाईलाइट नहीं करेगा। इनफैक्ट अल्तुतमिश का जो सक्सेशन है वो भी हाईलाइट नहीं करता है। ये भाई साहब ने ना ही कोई सोसाइटल या चीजों को हाईलाइट किया है, ना ही इकोनॉमी के अंदर कॉमन मैन की कहानी बताई है सर, ठीक है। और जब हम लोग ओवरऑल देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे ऑथर्स ये कहते हैं कि ये बहुत रिटोरिक लिखता था, और इतना रिटोरिक लिखा, इतना रिटोरिक लिखा है कि अगर उसके रिटोरिक पोर्शन को हटा दे कि किताब जो है वो ओरिजिनल की 1/4 साइज में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर 100 पेज की किताब है तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 25 पेजेस इफ यू रिमूव द रबिश पार्ट व्हिच हैज बीन हाइलाइटेड बाय हसन निजामी इन ताजुल मसीर सर, ठीक है। सो द प्रॉब्लम रिगार्डिंग ताजुल मसीर is that it has only highlighted the case of Qutbuddin Aibak. It has never given the due reference to Al-Tutmish, which was, in fact, it was Al-Tutmish who was known as the real founder. He glorified and highlighted the case of Qutbuddin Aibak as an empire builder, and he actually said that Qutbuddin Aibak was the person who consolidated against the Rajputs as well. No doubt Qutbuddin Aibak was able to consolidate against the Rajputs. He had a very humiliating set of fight against the Bhimdev II of Gujarat as well. So, ठीक है, वो सोसाइटी को इग्नोर करता है, वो इकोनॉमी को कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखता है, वो अल्तुतमिश के कोई एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इनफैक्ट अल्तुतमिश ने जो इक्ता सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया था सर, है ना, वो उसको भी नहीं लिखता है। वो लिखेगा जरूर से, पर वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेगा सर, ठीक है। वैसे तो अल्तुतमिश जो इसको पूरी तरह से सेटअप करता है, ये चालीसा सिस्टम के अंदर लेके आएगा सर, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ताजुल मसीर इज वन सेट ऑफ बुक जहां पे लिखने का जो पूरा एजेंडा है वो कन्फाइन हो जाता है एक राजा के प्रति और ऑथर की पर्सनल बायसनेस के प्रति सर, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री इट कैन बी यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट सर्टेन पॉलिसीज ऑफ द किंग, बट डेफिनेटली नॉट एन ऑथेंटिक फोर्स, क्योंकि हमने आपको बताया कि इसमें रिटोरिक राइटिंग बहुत है, और रिटोरिक को हटा देंगे तो जो कंटेंट है वो 25 पेज का ही है, बाकी 75 पेज है ना इधर उधर की कहानी आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। ये थी ताजुल हसन निजामी की आपकी 10 मार्कर का क्वेश्चन सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना, समझे। रिटोरिक नहीं समझ में आता सर। अब रिटोरिक क्या कहते हैं मैं कर देता हूं ना वो सर, है ना, काफी स्टूडेंट्स के हिसाब से हम रिटोरिक ज्यादा करते हैं ना सर, है ना, वो है सर, समझ गए ना आप लोग सर, ठीक है। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। हमने आज जो किया ना, आज सुबह किया ना, उसको रिटोरिक कहते हैं सर, उसको रिटोरिक कहते हैं, नहीं पता आपको सर, ठीक है, समझे, उसको रिटोरिक कहा गया। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। हम करते हैं ना सर, हम करते हैं सर, है ना, इसके लिए तो जाने जाते हैं। चलो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। रिपीटेटिव राइटिंग होता है, रिपीटेटिव राइटिंग के अंतर्गत आप देखोगे तो जो ओरिजिनल कंटेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, और उसकी जगह बेकार की बातें पूरी दुनिया भर की होगी सर, ठीक है। हिस्ट्री में मैं चाहूँ ना तो मैं इतनी कहानी आपको बता सकता हूँ, आप थक जाओगे सर, कि मैं जो किताबें पढ़ के मतलब आगे आया हूँ सर, जितना मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, उसमें बहुत कहानी, और मैं उससे देख के फैसिनेट हो जाता था, इतना फैसिनेट होता था, मेरे को मजा आ जाती थी। बोले बलबन ने आज क्या किया, है ना, उस दिन अपन 2 बजे तक पिया वाला सर, कहानी है ना सर, ठीक है। वो 2 बजे तक पिया वाली इतनी मजा आती है ना मेरे को सर, बोले ये बलबन क्या कर रहा है सर, ठीक है। एंड व्हेन उस टाइम में मैं प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं देखता था, मेरे पास वो कॉपी अवेलेबल थी उसकी, पेपर सेट अवेलेबल था, मैं करोल बाग से स्पेशली लेके आया था सर, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त गया था, मैंने कहा था कि मेरे लिए तो पेपर सेट लेके आ, तो मिलता नहीं था यहाँ अहमदाबाद में सर। तो मैं प्रिपरेशन कर रहा था, यहाँ एक आध दुकान थी उसके पास गिने चुने बुक सेट अवेलेबल थे, और उस टाइम पे ऑनलाइन भी उतना नहीं चालू हुआ, बटन दबा के दूसरे दिन घर पे किताब आ जाती है सर, ठीक। तो इस टू कॉल द पब्लिशर, पब्लिशर फिर डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर देता था मेरे को, बोले ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर फिर दुकानदार का देता था, दुकानदार कहता है वो पहले अकाउंट ट्रांसफर करो, तब वो पेटीएम नहीं चलता था, तो अकाउंट ट्रांसफर कभी-कभी वो कहता है ड्राफ्ट भेजो सर, है ना। आई एक्चुअली रिमेंबर आई हैड सेंट ड्राफ्ट टू द पब्लिकेशन डिवीजन, पब्लिकेशन योजना है ना कुरुक्षेत्र, वो आती नहीं थी यहाँ पे, आती थी तो पता नहीं कहाँ मिलती थी। तो मैंने ड्राफ्ट भेजा था सर, ड्राफ्ट साल का कुछ 350 या 400 रुपए का था, मतलब हाँ 15 रुपए की आती थी सर, है ना कुछ, तो 15-10 रुपए की आती थी योजना उस टाइम पे। हाँ तो 120 के 2 ड्राफ्ट मैंने भेजे थे सर, तो 250 और फिर 40-50 रुपए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और पोस्टल चार्जेस मिला के उन्होंने कुछ 300-350 रुपए लिए थे मेरे से पब्लिकेशन डिवीजन में। तो मैं जब ड्राफ्ट का जो एड्रेस था ना, किसको एड्रेस करना होता है कि भाई किसके लिए ड्राफ्ट डीडी इशू करवा रहे हो सर, वो इतना बड़ा नाम था, ऑफिशियल मैनेजर पब्लिकेशन डिवीजन फलाना फलाना। तो बैंक वाला कहता है कि आई कैन नॉट राइट दिस नेम, मेरे सिस्टम में आएगा नहीं, मतलब हाथ से लिख के दो, बोले मैं नहीं ले सकता सर, ठीक है। देन मैं 1 घंटा मैंने मैनेजर के साथ रजक किया, मतलब आपको हाथ से लिख के देना पड़ेगा, मेरे को तो यही एड्रेस पे चाहिए सर, है ना। सो फिर मैंने वहाँ दिल्ली फोन किया पब्लिकेशन डिवीजन में, बैंक में खड़ा हुआ था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आई स्टिल रिमेंबर, मेरे घर के पास थी सर, है ना। और फिर मैनेजर मेरे साथ अंटच कर रहा है, मैं वहाँ फोन कर रहा हूँ, दिल्ली वाला फोन नहीं उठा रहा है सर, ठीक है, वहाँ पब्लिकेशन डिवीजन वाला खिगड़ी है सर, ठीक है। तो हम तो वो जनरेशन से निकल के आए बाबू, जहाँ ये सब है ना, आप जो देख रहे हो ना ये सब चीजें सर, ठीक है, कि कैसे निकल के आई है, उसका बैकग्राउंड बहुत ही अद्भुत रहा है सर, है ना। इसके लिए हमको वो भारत और इंडिया की डिवाइड पता है कि भाई कैसे ट्रांजिशन हुआ है एक्चुअली, इवन इन द प्रिपरेशन फेज भारत से इंडिया कैसे ट्रांजिशन हुआ,
ऑनलाइन एजुकेशन की जर्नी कैसे आगे चली सर, है ना? कैसे सोर्सेस बदल जा रही है सर, ठीक है ना? चलिए मतलब अकाउंट अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर रिटोरिक का पॉइंट हम किसी ऑथर का नाम लिख हाँ, लिख सकते हैं सर, ठीक है? क्योंकि देखिए जब भी आपको क्वेश्चन आते हैं बाबू आप देखिए, द क्वेश्चन कम्स रिगार्डिंग इवैल्यूएट द कंटेंट आप देख रहे हैं सर। आप खाली यहाँ पे ताजुल मसीर कर दीजिए सर, ये तो आ गया है 2013 में आया था, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2013 एज़ फार एज़ आई रिमेंबर। अगर आप उसको ताजुल मसीर कर दोगे सर, समझ में आया आपको? तो आपको इवैल्यूएशन करना है तो यू आर सपोज्ड टू राइट एंड यू आर सपोज्ड टू क्रिटिसाइज़ कि भई इसके कंटेंट में क्या-क्या चीज़ें ये भाई साहब ने छोड़ दिया है। और एक्चुअल में हुआ ये है कि जो-जो चीज़ें हसन निज़ामी ने छोड़ी है ना, वही चीज़ें मिनाज सिराज ने लिखी है। तो आपको पता चलेगा कि ताजुल मसीर एंड तबक़त नसीरी दे आर सपोज्ड टू बी रिटन और दे आर सपोज्ड टू बी स्टडीड फ्रॉम ओवरलैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये दोनों के दोनों सोर्सेस सबसे इनिशियल पीरियड के थे क्योंकि तबक़त नसीरी शुरू ही होती है इल्तुतमिश और उसके बाद रज़िया और उसके आगे की कहानी बलबन की कहानी तक से, ठीक है? तो पहले के दो ऑथर्स हसन निज़ामी के कोर्ट में आप देखिए या उसके पीरियड समय पे देखोगे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश की कहानी चलती है। पर जैसे ही तबक़त नसीरी में आओगे तो आपको बलबन के पहले का राजा दिखेगा नसीरुद्दीन मोहम्मद जो जिसको बलबन फिर ज़हर दे देता है और बलबन उसका बेटी की शादी वहाँ पे करवाएगा। इफ यू आर एबल टू रिकॉल द हिस्टोरिकल पास्ट है ना, अगर आपने पुराने क्लासेस को अटेंड किया होगा, होपफुली किया होगा या अभी जुड़े हो तो प्लीज़ वो अटेंड करिए सर, है ना? प्लीज़ लाइक नो स्किप दिस क्लास एंड प्लीज़ गो बैक सर, है ना? समझे आप लोग, ठीक है? तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए सर, ठीक है? तो पहली किताब समझ में आई आपको, यू आर द फर्स्ट बुक कि इवैल्यूएट द सोर्स ऑफ ताजुल मसीर एज़ अ सोर्स ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। अब उसी को ही ये क्वेश्चन की तरफ से देखते हैं, तबक़त नसीरी का इंपोर्टेंस क्या है? द सेकंड इंपोर्टेंट ऑथर दिल्ली सल्तनत सर, ठीक है? तो व्हेन वी सी द केस ऑफ मिनाज सिराज, तो मिनाज सिराज की कहानी क्या है और वो भाई साहब क्या लिखते हैं सर, ठीक है? तो मिनाज सिराज के ऊपर चले जाते हैं और मिनाज सिराज की स्टोरी क्या समझते हैं सर, है ना? अब देखिए स्लाइड्स में सब कुछ दिया हुआ है, आप जब डाउनलोड करके पढ़ोगे तो यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी डिस्कस की है। बट अभी ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरी भी थोड़ी राइटिंग हो जाती है और ब्रेनस्टॉर्म हो जाता है सर, ठीक है? अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं, ये सेकंड ऑथर ऑफ दिल्ली सल्तनत जिसका नाम है मिनाज सिराज सर, ठीक है? मिनाज सिराज इसका नाम है जुज़ानी सर, ठीक है? जुज़ानी ये टाइटल है उसका सर, ठीक है? सो यू विल फाइंड कि मिनाज सिराज की स्टोरी क्या है, इसका भी बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। ये भाई साहब भी कहाँ से आए थे सर, है ना? गेटिंग अ पॉइंट कि दूसरा ये कंटेम्परेरी कौन से राजाओं के समय का इतिहास लिखते हैं, इनकी थीम की भी इंपॉर्टेंस क्या है राइटिंग के अंदर और फाइनली इनके क्या ऑब्जर्वेशन रहे थे सर, यही 4 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे सर, ठीक है? अब मिनाज सिराज का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या कोई स्टोरी है, किस तरह की कहानी है उसको देखते हैं। ये भी वहाँ से सेंट्रल एशिया से बिलॉन्ग करते थे, ही आल्सो बिलॉन्ग टू सेंट्रल एशिया सर और ये आते हैं इल्तुतमिश के समय पे भारत में। तो करीबन 1227-1228 के आसपास का पीरियड था जब ये गज़ना में जाएँगे और गज़ना से फाइनली ही विल बी कमिंग टू उच। उच अगर आपको पता होगा इट वाज़ अ प्लेस इन द सिंध रीजन सर, है ना? सिंध मुल्तान के बीच वाले रीजन के अंदर आपको उच दिखेगा सर, ठीक है? और ये वो टाइम था जब कुबचा करके कुतुबुद्दीन ऐबक का एक कंटेम्परेरी था, वो वहाँ पे रूल कर रहा था सर, ठीक है? और इल्तुतमिश का भी सर, ठीक है ना? सो यू विल फाइंड कि कुबचा करके जो रूलर है हू वाज़ कंटेम्परेरी क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में अगर आपको पता होगा 3 राजा थे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबचा एंड यल्दूज़, है ना? तो ये तीनों के तीनों के बीच में एम्पायर डिवीजन हुआ था क्योंकि घोरी के समय पे हमने ये पढ़ा था कि जब ट्रांजिशन होता है तो सक्सेसर्स को नॉमिनेट नहीं किया जाता था और एम्पायर डिवाइड हो जाता था बिटवीन द स्लेव्स। तो कुबचा वाज़ वन ऑफ द स्लेव्स ऑफ मोहम्मद घोरी जस्ट लाइक कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश एज़ वेल, ठीक है? तो कहानी ये चलती है कि ये भाई साहब है ना पहले कुबचा के कोर्ट में गए, ये गज़ना से बिलॉन्ग करता था सेंट्रल एशिया से, वहाँ से ये उच आया, उच में कुबचा खुश हो गया, कुबचा कहता है कि भाई ये बात है ना बहुत बढ़िया लिखते हो, तो बोले कल से तू मेरा भाई है सर, ठीक है? अब इसको ना मदरसा बनाई थी मैंने आपको कल की क्लास में अंदर एजुकेशन बताया था सर, ठीक है? तो वहाँ उच में एक मदरसा होती है, वो मदरसा का प्रिंसिपल बना दिया गया कि भाई तू कल से मेरा भाई है, तू काज़ी और कल तू मदरसा सा प्रिंसिपल भी सर, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट। तो यू विल फाइंड कि इस तरह से मिनाज सिराज की एंट्री होती है भारत के अंदर, ठीक है? ये भी फॉरेनर था, ही वाज़ आल्सो फॉरेनर सर, ठीक है? एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही केम इंटू कॉन्टैक्ट विद आई वुड से इल्तुतमिश। अब देखिए कहानी क्या है सर, ठीक है? होता ये है कि 1228 तक आते-आते इल्तुतमिश जो है उसने कैप्चर कर दिया सिंध को और मुल्तान को, उसने डिफीट कर दिया था बाकी सारे जो गवर्नर थे उन सबको खत्म करके सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? मिन्हाज को समझ में आ गया कि बेटा अपनी कहानी बदल गई है, हालत बदल गई है, जज़्बात बदल गए हैं सर, ठीक है? क्यों बदल गए हैं? क्योंकि अब यहाँ पे नया राजा आया है तो हमको भी लॉयल्टी बदलनी पड़ेगी सर, ठीक है? तो ओरिजिनल ये कुबचा के कोर्ट में था, ही गोज़ टू द कोर्ट ऑफ इल्तुतमिश, ये डिसाइड करता है कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ एक्चुअली फाइटिंग अगेंस्ट द रूलर और फिर हालत बदल गई है तो मुझे पैट्रोनेट और फिर उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि पैट्रोनेट सबको दी जाती थी सर, ठीक है? अब ये वो टाइम है जब हसन निज़ामी का एंड हो रहा है, हसन निज़ामी 1229 तक का इतिहास लिख रहा है सर, ठीक है? मिनाज सिराज 1228 से शुरू कर रहा है सर, ठीक है? आर यू गेटिंग सर, है ना? ये ट्रांजिशन पीरियड है, अभी हमने पढ़ाया आपको कि निज़ामी की जो कहानी है वो 1229 तक 1230 तक रहती है सर, ठीक है? और इसके सामने अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे मिन्हाज जो है 1228 से तो इल्तुतमिश के कोर्ट में पहुँचा है, तो अब वो वहाँ से कोर्ट में पहुँचा है तो फिर उसके बाद की कहानी लिखेगा ना सर। तो ये रिले रेस की तरह है, दिल्ली सल्तनत के ऑथर्स को आप कभी देखोगे ना तो आपको रिले रेस सिस्टम दिखेगी। एक ऑथर ने आगे के 2 राजाओं के बारे में लिखा है, दूसरे ऑथर ने और 2 राजाओं के बारे में लिखा है, तीसरे ऑथर ने और 2 राजाओं के बारे में लिखा है, राइट सर, ठीक है? तो फिर यहाँ से ये इल्तुतमिश की कहानी को कंटिन्यू करेगा सर, ठीक है? अब इल्तुतमिश खुश हो गया, इल्तुतमिश कहता है बोले ये बात सर है ना, ये तो महाशय बहुत बढ़िया है सर, ठीक है? तो इसको कहता है तू मेरा भाई है सर, ठीक है? अब भाई तो आपको कहानी पता चल गई सर, ठीक है? तो इसको ना काज़ी बना देता है और ग्वालियर नाम का जो इक्ता है वहाँ पे उसको अपॉइंट कर देता है। बोले काम करो सेंट्रल इंडिया में तुम चले जाओ मेरे लिए ग्वालियर में, वहाँ से काज़ी-वाज़ी के पोजीशन के ऊपर मैं आपको अपॉइंट कर देता हूँ। खतीब भी था, खतीब वाज़ राइटर, ऑफिशियल राइटर ऑफ द किंग एज़ वेल सर, ठीक है? तो ही वाज़ मेड द खतीब, ही वाज़ मेड द काज़ी, उसको इमाम बना के वहाँ पे भेज दिया गया सर, ठीक है? अब इस समय के दौरान ये ग्वालियर में थोड़ा अच्छा कार्य करा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुश हो जाता है, तो इसको कहता है कि आप मेरी मदरसा के प्रिंसिपल बन जाइए सर, ठीक है? अब ये इसने बेसिकली इल्तुतमिश ने एक मदरसा की स्थापना की थी जिसका नाम था नसीरी मदरसा। मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था कि नसीरी मदरसा वाज़ अ मदरसा दैट वाज़ इंस्टीट्यूटेड इन दिल्ली इटसेल्फ, है ना? तो यू विल सी दैट मिनाज सिराज को वापस बुलाया गया कि भाई तुम यहाँ मदरसा को हेड करो, वी वांट यू टू बी द पर्सन हू कैन हेड द मदरसा एंड गिव रिलीजियस नॉलेज एंड रिलीजियस आई कैन से अंडरस्टैंडिंग टू द मासेस क्योंकि कल की क्लास में हमने एजुकेशन को देखा था सर। अब देखिए एजुकेशन एंड लिटरेचर कैसे पैरेलल चल रहा है सर, ठीक है? जो लोग बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हेड कर रहे थे वही लोग अब ऑथर के रूप में काम कर रहे हैं सर, ठीक है? एंड मिनाज सिराज की कहानी आपको यहाँ से दिखेगी। तो ये बहुत खुश हो गया सर, है ना? ही वाज़ वेरी हैप्पी। अब इल्तुतमिश के समय का ये भाई साहब ट्रांजिशन देखते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि इल्तुतमिश 1230 के बाद कमजोर होना शुरू हुआ सर एंड यू आल्सो नो दैट व्हाट हैपेंड सर, रज़िया केम टू पावर। अब जब रज़िया पावर के ऊपर आई तो क्या मिन्हाज को पसंद आएगा? तो मिन्हाज रज़िया के बारे में लिखता है, बोले ऐसे तो इसके पास हर एक क्वालिटी है, शी हैज़ एवरी क्वालिटी टू बिकम द सुल्तान, द ओनली प्रॉब्लम इज़ शी इज़ शी। समझे कि नहीं समझे? उसके पास हर एक गुण है सुल्तान बनने के, बट द एक्सेप्शन इज़ दैट शी इज़ अ वुमन, शी इज़ अ शी। शी मतलब वो स्त्री है सर। एंड बिकॉज़ शी इज़ अ स्त्री, आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस। गॉड हैज़ क्रिएटेड वुमन टू बी सबऑर्डिनेट टू मेन। ठीक है? मिन्हाज ने वो एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया है, आपने एक बॉक्स पढ़ा होगा सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट। नहीं ये भी लिखेगा सर, है ना? मिन्हाज भी लिखेगा, बरहानी तो लिखता है, ये भी लिखता है सर। गेटिंग माय पॉइंट। बरहानी विल आल्सो बी क्रिटिसाइजिंग सर, है ना?
मिनहाज तो कंटेम्पररी था, एनसीईआरटी में ये बॉक्स दिया हुआ है सर, तो बॉक्स के अंदर बहुत इंटरेस्टिंगली। तो पहला तो ये कुब्जा के बारे में बताया, दूसरा इसने इल्तुतमिश के बारे में बताया, तीसरा ये रज़िया के बारे में बताता है सर। अब रज़िया तो आपको पता है कि एक शासक के रूप में इनफैक्ट जब अपने आप को कंसोलिडेट करती है, तो उसने तो पूरी सिस्टम को हिला दिया था सर, है ना? और जब शासक पूरी सिस्टम को हिलाता है तो फिर लोगों को पसंद नहीं आता है ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स को, है ना? ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स को या पुरानी जो पावर सिस्टम थी उसको पसंद नहीं आएगा ना कि यार ये तो पूरा हिला रहा है। शासक इतना सारा रिफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियस है कि पीपल विल नॉट लाइक इट, है ना? सम पीपल हू हैव वेस्टेड इंटरेस्ट। आप ऐसा दिल पे हाथ रख के बोलो यार। बोलो यार फार्म लॉज़ अच्छे थे कि बुरे थे? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम्स, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स। बट दिल पे हाथ रख के बोलिएगा सर। डीप डाउन द हार्ट यू विल एक्चुअली सी कि फार्म लॉज़ वर क्वाइट बेनिफिशियल इन लॉन्ग रन। शायद तक उसमें डिफेक्ट्स थी, नो डाउट्स, समझे? बट देन व्हाट हैपेंस सर, है ना? समझे? आप अच्छे हो, आपका इंटेंशन अच्छा है, दैट डज़न्ट मीन कि दुनिया आपको अच्छे ही परसीव करेगी सर, है ना? समझे? आप अपना हम संपूर्ण दे रहे हो, पर दुनिया को तो अपने अलग ही नखरे होते हैं सर, समझे? घर में एक फूफा, एक मौसा और एक नए-नए जीजाजी। फूफा और मौसा पुरानी जनरेशन होती है, जीजाजी आपकी समकालीन जनरेशन। वो जब तक नाराज़ नहीं होते हैं, तो उस घर में कोई ब्याह, शादी, कोई भी प्रसंग कंप्लीट नहीं हो पाता सर। गेटिंग माय पॉइंट? सो यू विल फाइंड कि रज़िया के साथ भी यही हुआ। इनफैक्ट ये भाई साहब है ना, नोबिलिटी के साथ पॉलिटिक्स में इंटरनली गेम करना शुरू कर दिया। तो ही विल स्टार्ट टेकिंग पार्ट इन एक्टिव पॉलिटिक्स। अरे बोले रज़िया को कैसे टॉपल करेंगे हम देखते हैं सर, ठीक है। तो रज़िया इसको हटा देती है ग्वालियर से। बोले तो तुम तो आए थे कल से सेंट्रल एशिया से आए हुए, तो हमारे वालिद साहब ने आपको अपॉइंट किया था, इसके लिए थोड़ी मर्यादा रख रहे हैं सर, ठीक है। आप इतने बड़े मदरसा के प्रिंसिपल हो सर, है ना, उसके बावजूद भी ये गेम कर रहे हो मेरे साथ सर, ठीक है। तो भाई साहब पॉलिटिक्स में घुस गया ये। देखिए आप पकड़ने की कोशिश करिए कि कहाँ से आया हुआ व्यक्ति पॉलिटिक्स में घुस रहा है सर। पॉलिटिक्स में घुस के रज़िया को टॉपल करवाने में इसका भी एक बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इंटेलेक्चुअल था ना सर। आपको भी पता है कि बुद्धिजीवियों को खाली इंस्टिगेट ही करना होता है। बोले कहाँ चिंगारी लगानी है सर, ठीक है। आप जब सिस्टम में जाओगे, अगर पॉलिटिक्स में गए तो मुझे पीछे एडवाइजर बनाना सर, ठीक है। आपको मुद्दे देता रहूँगा, आप बोलोगे कि यार फँस गया। बोले मास्टर मैं फँस गया सर। बोला रुको, अपने पास सब नुस्खे हैं सर। बोले कितना टाइम निकालना है? बोले मास्टर 1 साल निकालना है सिस्टम में। मैंने बोला ठीक है, अगले साल चुनाव है, 1 साल के पहले एक ऐसा मुद्दा लेके आएँगे, सब वहाँ चलते रहेंगे सर, ठीक है। फिर देखिए फिर सब भूल जाएँगे लोग सर, ठीक है। आई नो दैट, ओके। हिस्ट्री का टीचर हूँ ना सर, शिक्षक विद्यार्थी हूँ मैं तो सर, खैर। तो कहानी आई विल टेक चार्ज फॉर दैट, है ना, प्रोफेशनल हूँ ना उसके लिए। चलिए सर, ओके। तो पहले इल्तुतमिश आया, फिर रज़िया के बारे में लिखता है सर, ठीक है। ये रज़िया रज़िया को टॉपल करने में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया सर, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो ये सब कहानी आपको यहाँ से दिखेगी। ये फिर से पावर के ऊपर आया नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय पे। नसीरुद्दीन मोहम्मद कौन था? आपको भी पता होगा कि जब रज़िया को उठलाया गया, तो उसके बाद यू विल फाइंड कि आया राम गया राम की शुरुआत हुई, उसमें नसीरुद्दीन मोहम्मद पावर के ऊपर आया, बलबन के जस्ट पहले। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम मिन्हाजुल सिराज वाज़ एबल टू राइट दिस बुक कॉल्ड एज़ तबाक़त नसीरी सर, समझे आप लोग, ठीक? बलबन के पीरियड तक आते-आते ये महाशय बेसिकली आप देखोगे तो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, एंड ही विल आल्सो बी राइटिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ बलबन एज़ वेल। इन शॉर्ट इन्होंने करीबन 3-4 राजाओं का, या रज़िया और नसीरुद्दीन मोहम्मद के बीच में भी आपको 2 राजा दिखेंगे, उनका कार्यकाल देखा है और समझा है और पूरी की पूरी सिस्टम को देखने की कोशिश की है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? तो आप अब कंपेयर करिए हसन निज़ामी को और मिन्हाजुल सिराज को, व्हिच विल हैव मोर कवरेज ऑफ टॉपिक्स। निज़ामी कुड सी द रीन ऑफ ओनली 2 सुल्तान्स, मिन्हाज कुड सी द रीन अप टिल द पीरियड ऑफ बलबन। बलबन से कंटिन्यू कौन करेगा? बरानी कंटिन्यू करेगा, और बलबन के समय के बाद तो फिर ये आपका ये भी आ जाता है, आमिर खुसरो भी आएँगे सर, अभी खुसरो के ऊपर ही जाते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? पिक्चर समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो पहले तो इसलिए पॉलिटिकल पॉइंट से आपको पता होना चाहिए कि भई इसने किन-किन राजाओं के बारे में देखा है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। अब वो रज़िया को गलत हाइलाइट में दर्शाने की कोशिश करता है, पर क्या नसीरुद्दीन मोहम्मद और बलबन को गलत दिखाएगा? और बलबन को गलत दिखाने की कोशिश करेगा सर? तो जब बलबन ने पावर कैप्चर किया ना, तो ही वाज़ द फर्स्ट अमंग द ऑथर्स जो कहता है कि ये तो मास्टर स्ट्रोक है, ये तो समय की आवश्यकता थी, ये तो दिल्ली सल्तनत को बचाने के लिए किया गया है सर। बलबन ने इसको ज़हर दे दिया था सर, ज़हर के प्यार है तेरा चुम्मा सर, ठीक है। हाँ, सजदा पाबोस, पाबोस में तो चुम्मा ही होता था पैरों के ऊपर सर, ठीक है। ज़हर दिया था सर, गेटिंग। तो होता ये है कि आप पकड़ने की कोशिश करिए, ही हैड सीन द रीन ऑफ ऑलमोस्ट 5 सुल्तान्स। हम लोग लिख सकते हैं कि करीबन 5 एक राजाओं की इसने स्टोरी को हाइलाइट किया है, और इसी के बेसिस के ऊपर से इसके राइटिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर पाते हैं सर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट, एंड ये बुक की थीम क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस बुक, है ना? अब नाम है तबाक़त-ए-नसीरी। आज की तारीख में हिंदी में, गुजराती में हम लोग एक शब्द यूज़ करते हैं तबक़ा। गुजराती में तो अभी है कि तबक़ा प्रमाणे चालवानुं। पहला तबक्के चूंटणी आम थशे, बीजा तबक्के आम थशे, तीजा तबक्के आम थशे। तबक़ा का मतलब होता है स्टेप्स, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप, गेटिंग अ पॉइंट। तो इसकी जो किताब है तबक़ा-ए-नसीरी, इट्स रिटन इन स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट, ठीक है? तबक़ावार ये शब्द हिंदी में यूज़ हो रहा है कि नहीं? या गुजरात में तो अभी भी हो रहा है। अभी चुनाव होंगे ना, तो जैसे इलेक्शन कमीशन अपना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करेगा, तो बोलेगा कि 4 तबक्के में चुनाव हो रहा है। लोकल न्यूज़पेपर में आएँगे सर, ठीक है ना? गेटिंग। 4 तबक्के में चुनाव होने का मतलब है कि ये 4 स्टेप्स में हो रहा है, कि पहले में 20 सीटें होगी, दूसरे तबक्के में 40 सीटें होगी, तीसरे तबक्के में 50 सीटें होगी। यू नो दिस ना हाउ द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स। एक साथ छोटे स्टेट में एक साथ हो जाते हैं, बड़े स्टेट में 2-3। तो तबक़त-ए-नसीरी इज़ अ बुक व्हिच इज़ रिटन इन अ चैप्टर वाइज़, तबक्का वाइज़, है ना? अब ये भाई साहब आया था कहाँ से? सेंट्रल एशिया से आया था। ये था मूलतः से काज़ी के रूप में सर। ही वाज़ अ रिलीजियस स्कॉलर, राइट? तो अगर रिलीजियस स्कॉलर है, तो क्या रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेगा कि नहीं लिखेगा अपनी किताब में? आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि आप रट्टा मारते हो सर। आपको कभी रट्टा नहीं मारना है। उसकी थीम को समझना है, क्योंकि इवैल्यूएशन में 10 मार्कर का प्रश्न आता है। पूरी किताब नहीं पूछी है आपको। किताब तो हमने भी नहीं पढ़ी, ठीक है? एक बार मैं पढ़ा रहा था ना, बोले सर आपने ये सब किताबें पढ़ी, मतलब पागल हो गए हो सर, ठीक है? मतलब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टीचर हैं सर। हम इधर-उधर का इकट्ठा करते हैं, लिंकेजेस बिठाते हैं और खत्म करते हैं। हम हिस्टोरियन नहीं है बाबू। और है ना, छोटा-मुँह और बड़ी बात हो जाएगी सर, नहीं हो पाएगा हमसे सर। हम जो करने के लिए आए हैं वही कर रहे हैं सर, समझे? तो ये सेंट्रल एशिया से था, काज़ी था, रिलीजियस स्कॉलर था, तो इसने शुरू किया है ओरिजिन ऑफ इस्लाम से सर। समझ में आया? इस्लाम का ओरिजिन कहाँ से हुआ? आदम आदम और ईव की कहानी, फिर प्रॉफेट मोहम्मद के साथ जोड़ा।
इस्लाम के पहले का सऊदी अरेबिया और ईरान कैसा था, खास करके ईरान सेंट्रिक ज्यादा लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि बिलोंग टू द सेंट्रल एशिया ईरान रीजन। तो ईरान सेंट्रिक इतिहास लिखेगा कि ईरान में इस्लाम कैसे आया, ईरान की डायनेस्टीज कौन सी हुआ करती थी, वहां से ये गजनी गया, गजनी मतलब आज का बेसिकली अफगानिस्तान वाला रीजन, उसकी कहानी लिखता है, ठीक है। फिर जो चीजें हसन निजामी ने छोड़ दी थी, से फॉर एग्जांपल चंगेज खान के मंगोल की कहानी, ये मंगोलों के बारे में लिखेगा कि मंगोल कौन थे, ये कहां से आए, इनका अटैक किस तरह से हो रहा था, ठीक है। और आखिर में ये दिल्ली सल्तनत की तरफ आया, और दिल्ली सल्तनत में ये बैठा था किसके कोर्ट में, ही केम टू द कोर्ट और ही एक्चुअली रोट तबक़त नसीरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद कौन सर? बलबन के पहले वाला राजा, जिसको बलबन जहर दे देता है सर, और फिर ये बलबन को जस्टिफाई कर देगा। गेटिंग पॉइंट? तो इसने ओवरऑल 4-5 सुल्तानों की रीन देखी है, पर लिखी है, ये किताब लिखी गई थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नसीरुद्दीन महमूद सर। गेटिंग पॉइंट? सो द बुक वाज रिटन एंड कंपाइल्ड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड, क्योंकि उसी पीरियड में उसको फिर से नौकरी मिलती है, रज़िया ने तो इसको हटा दिया था, बोले ये तो बहुत चर्बी करते हो सर, ठीक है। अब इसकी बुक का इंपॉर्टेंस क्यों है सर, है ना? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बुक? तो आगे की जो थीम है वो आप लिमिट करोगे सर, आगे की थीम, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के रिलेवेंट में नहीं है, वो ओरिजिन ऑफ इस्लाम के साथ है, तबक्का है, बहुत सारे तबक्के। तो इसके चैप्टर नंबर 1 to 4 में उसने ओरिजिन ऑफ इस्लाम लिखा है, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 में ईरान की बात की लिखी है, चैप्टर नंबर 8, 9, 10 मतलब ऐसे ही है सर, है ना? आप कहाँ इसके अंदर जाओगे सर, ठीक है। बट आप मूल क्रक्स को समझिए कि व्हाट वाज एक्चुअली रिटन इन तबक़त नसीर, है ना? आप है ना फैक्ट्स में बहुत चले जाते हो। ये एक ही लाइन में आपका आ जाना चाहिए कि भाई तबक़त नसीरी टॉक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ इस्लाम, ईरान इन द प्री इस्लामिक रूल, ईरान इन द इस्लामिक रूल, एंड लेटर ऑन गजनी एंड मंगोल्स, बस दैट्स इट। Later on he came to Delhi in the period of Iltutmish and Qutb Shah, and then he started getting court patronage during the period of Nasiruddin Muhammad. That's it. This book was compiled during the reign of Nasiruddin Muhammad, and he actually highlights the role of earlier sultans, later sultans, and highlights the case of political transformations. ठीक है। अब इसने क्या-क्या चीजें लिखी है भारत में दिल्ली सल्तनत के बारे में, उसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं सर। What was his observation? अब इसके ऑब्जर्वेशन की सिग्निफिकेंस क्यों मैं ज्यादा देता हूं, उसके पीछे का कारण देखिए। He was a personal witness of what was happening in the Delhi Sultanate and the court intrigues that were being played how to defeat the Sultan. In fact, he was a personal participant as well, sir. Witness तो था, ये भाई साहब ने पार्टिसिपेट भी किया था सर, है ना? तो हमने देखा था कि ये टर्किश नोबिलिटी के साथ मिलके ये गेम करने की कोशिश कर रहा है सर, ठीक है। इसने ये भी देखा था कि भारत में नोबिलिटी क्या कार्य कर रही है, व्हाट वाज द रोल ऑफ नोबिलिटी, और टर्किश नोबिलिटी की संघर्ष कैसे चल रही है विद द नॉन टर्किश पीपल, उसको भी हाईलाइट करता है सर, ठीक है। तीसरे पॉइंट इसके राइटिंग के अंदर आपको दिखेगी कि ये बख्तियार खिलजी को हाईलाइट करता है और बोलता है कि ये तिब्बत बिबर के एक्सपीडिशन में बेसिकली किस तरह से अटैक किया गया, जो हसन निजामी ने नहीं लिखा था, क्योंकि निजामी खाली और खाली कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक और ऐबक ही कर रहा है सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट? ये नॉन टर्किश नोबिलिटी को हाईलाइट नहीं करता क्योंकि उसको पसंद नहीं आ रहा था कि भाई ये नॉन टर्किश नोबिलिटी क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है, ठीक है। ओवरऑल इसके राइटिंग के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स दिखेंगे। फ्लिप फ्लॉप्स का मतलब ये है कि ये कभी-कभी बोलेगा कि मैं तो आपकी तरफ हूँ। आपकी तरफ का मतलब क्या है सर, ठीक है। जॉनी लीवर आपने पिक्चर देखा ही होगा सर, क्योंकि जब राजा बदलता था तो इसको समझ में आता था कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज जो बंदा मुझे दे रहा है उसी के ही फेवर में मुझे हाईलाइट करना है चीजों को सर, ठीक है। और इसी के फेवर में मैं चीजें लिखने की शुरुआत करूंगा सर, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस, ये रजिया को टॉपल करने की गेम प्लान में भी था और उसको क्रिटिसाइज भी करता है कि बेकार की रानी है सर। उसकी क्वालिटीज को एडमायर करता था, पर दिमाग के अंदर से जो पेट्रियार्की थी वो पेट्रियार्की कभी छूट नहीं पाई सर, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? आजकल ट्विटर पे एक ट्रेंड चला था ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की का सर, समझे? बोलता है कि एक शब्द है ना सर, आप देखोगे कुछ चीजों में भारत में यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो जाता है कि ब्राह्मण्स आर दिस ओनली सर, ठीक है, जो कभी होगा नहीं सर, ठीक है। बट आपको दिखेगा कि पूरी इकोसिस्टम चलती है। वैसे ही ये मिडिवल एरा में वुमेन रूलर्स को जो ऑथर्स है वो दे नेवर एक्सेप्ट दिस, तो बोलेंगे कि भाई रजिया तो बेकार की है, ये वो फला ढीम का सर, ठीक है। उसके बाद इसने बलबन और नसीरुद्दीन मोहम्मद की कहानी लिखी है और उसने लिखा है कि बलबन कैसे पावर के ऊपर आया आफ्टर किलिंग नसीरुद्दीन मोहम्मद, एंड ही जस्टिफाइड द रोल ऑफ बलबन कमिंग टू पावर, कहा कि इट वाज अ नेसेसिटी। अगर बलबन जो कर रहा है कुछ गलत नहीं कर रहा है सर, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? इनफैक्ट बलबन ने अपने नोबल्स को जब मारा तो उसको भी हाईलाइट करके, और कभी-कभी किसी की हत्या हो रही थी और भाई साहब प्लान कर रहा था कि कुछ हाईलाइट करके मैं लिखूं, तो यूं कर देता था, बोले नहीं नहीं ये नहीं लिखना है सर, है ना, राजा खुश नहीं होगा सर। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये भी कहानी आपको इसके यहाँ पे दिखेगी। ओवरऑल अगर आप समझने की कोशिश करिए, इसके राइटिंग में प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ये महाशय ने भी इनफैक्ट है ना एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया है, इसने भी इक्ता सिस्टम और बाकी सारी चीजों को नहीं बताया सर। इसने भी इनफैक्ट जो इंडियन किंग्स ने रेजिस्टेंस दिखाई थी दिल्ली सल्तनत के सामने उसको नहीं बताया है सर, ठीक है। और इसकी राइटिंग में आपको लिमिटेशन दिखेगी कि जो कंटेम्प्रेरी सूफिज्म है उसको भी ये नहीं बताता है, मतलब मूल तरह से जो सोशियो कल्चरल पार्ट है और पॉलिटिकल पार्ट में भारत की जो स्थानिक राजा है उसके बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। So in spite of having a good command and having a good experience and he was personal witness, his writing was also biased because he was a political person, he was not a political person. So whenever a political person writes a history, definitely इसके writing के अंदर आपको कहीं ना कहीं drawbacks मिल जाएंगे सर। पिक्चर समझ में आया आपको? और आखिर में हम लोग जब कंक्लूड करेंगे कि irrespective of his political biasness, he was a good scholar and this is one of the reason निजामुद्दीन औलिया इनको सुनने के लिए आया करते थे जब ये मदरसा में अपनी स्पीच देते थे। नसीरी मदरसा वाज इन दिल्ली ना एट दैट टाइम, तो औलिया इनको सुनते थे सर, है ना। तो निजामुद्दीन औलिया सूफी थे ना सर, और ये काजी हुआ करते थे। और काजी के रूप में इनके पास रिलीजन का ज्ञान तो था, इसके लिए तो काजी बनाया गया था इनको सर, ठीक है, सेंट्रल एशिया से आए हुए। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ से दिखेंगे, पर बाकी सारे सूफियों के बारे में नहीं लिखा। इन्होंने चिश्तियों के बारे में नहीं लिखा, इन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में नहीं लिखा, बहुद्दीन जकारिया के बारे में नहीं लिखा, हामिद नगोरी के बारे में नहीं लिखा। नागौर के अंदर ये सूफियों का एक घराना था, हामिद नगोरी कहते थे सूफी संत, उनके बारे में नहीं लिखा। तो देयर आर मल्टीपल सेंट्स जिनके बारे में। तो इसके राइटिंग में प्रॉब्लम क्या है कि सोशियो कल्चरल पॉइंट को भाई साहब ने टच नहीं किया, इकोनॉमी के पॉइंट को भाई साहब ने टच नहीं किया, खाली और खाली पॉलिटिकल पैट्रोनेज के नाते इसने जस्टिफाई किया है बलबन के एक्शंस को, बलबन की थियरी ऑफ किंगशिप को, आगे के राजाओं के एक्सपीडिशन को, उसमें भी अपनी ग्लोरिफिकेशन ज्यादा दिखेगी सर, और रजिया जैसी क्वीन को क्रिटिसाइज भी करता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मीरान सिराज एंड द स्टोरी ऑफ दी तबक़त नसीरी सर। पिक्चर समझ में आया आपको? तो ये सेकंड क्वेश्चन था आपका 10 मार्क का सर, ठीक है। ये ऑलरेडी आ चुका है। आई डोंट सी अ मेरिट ऑफ लाइक क्वेश्चन गेटिंग रिपीटेड, क्योंकि इसके पास तबक़त नसीरी के सामने ताजुल मसीर करके एक और सोर्स अवेलेबल है, तो शायद वहां से इसको निकाल देगा और फिर वो पूछ लेगा 10 मार्कर में सर, ठीक है। तो पहले दो ऑथर हो गए आपके, पहला हुआ आपका ताजुल मसीर, दूसरा है तबक़त नसीरी सर, ठीक है। वहां से थोड़ा आगे चलते हैं सर, है ना। लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट ऑथर। जो तीसरे ऑथर इस समय के दौरान लिखेंगे वो लिखेंगे आमिर खुसरो और बरानी। अब देखिए खुसरो के ऊपर तो कल डिस्कस करेंगे, खुसरो अलग वो इंस्टीट्यूशन है सर, ही इज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, ओके। वो ऑथर नहीं है, वो संस्था है सर, समझे। कुछ ऑथर इतने बड़े हो जाते हैं ना सर, ठीक है, वो एक आध किताब नहीं लिखते हैं, ठीक है।
वो एक आध किताब नहीं लिखते, एक आध लिखते तो हम 10 मिनट में कर दिए सर, ठीक है। वो लाइब्रेरी है सर, है ना, ही इज हिमसेल्फ एन लाइब्रेरी, ओके। तो उनकी सैकड़ों किताबें दिखती है और एक भाषा नहीं सर, एक से अधिक भाषा में लिखेंगे सर। सो विल बी राइटिंग इन 2-3 लैंग्वेजेस, ओके। सो द प्रॉब्लम इज कि व्हेन यू टॉक अबाउट खुसरो तो आपको जगह कम पड़ जाएगी सर, ठीक है। एक्चुअली मैं बताता हूँ सर। और यूपीएससी ने आपके साथ गेम क्या की सर, ठीक है, खुसरो और बरानी को दोनों को इकट्ठा करके पूछ दिया सर, गेटिंग माय पॉइंट। खुसरो और बरानी को इकट्ठा करके पूछ दिया। अब देखो खुसरो को अगर आप सूफीज़्म में और थोड़ा बहुत मिडिवल इंडिया में उर्दू रेखता को फॉलो करते हो सर, ठीक है, तो आपको उसके उनके बारे में गज़ल से लेके बहुत सारी कंपोज़िशंस मिलेगी, बट उनमें बह मत जाना सर, है ना। आपको सख्त रहना है सर, है ना। वो अपने ज़ाकिर भाई की तरह, ज़ाकिर हो, ऐसे तो मैं बहुत सख्त हूँ सर, ठीक है। आपको सख्त ही रहना है सर, है ना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम सेंटर चलना है सर, ठीक है। और पिघलना नहीं है सर, ठीक है, क्योंकि आप जैसे चले गए खुसरो में पढ़ते रहोगे ना, रेखता पढ़ोगे ना उनकी उर्दू, और उर्दू गज़ल और नज़्म को पढ़ना शुरू कर दोगे तो यू विल बी गोइंग इन दैट साइड। मैं चला गया था एक दिन बीच में सर, ठीक है। वन फाइन डे मैं चलता गया सर, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त है, उसको थोड़ी उर्दू के ऊपर कमांड थोड़ी अच्छी है। तो उसके साथ बैठे-बैठे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। वो पढ़ता रहता है उर्दू सर, ठीक है। तो हिंदुस्तानी मतलब देवनागरी लिपि में उर्दू पढ़ता है, मज़ा आती है सर, है ना, देवनागरी में लिखी लिखी जाती है ना, शब्द वही होते हैं, अल्फाज वही होते हैं सर, ठीक है। लिपि खाली देवनागरी है सर। तो वो बताता रहता है इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है। तो एक दिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा कि भाई इसका आउटकम क्या आया सर, है ना? वो भी यूपीएससी वाला ही था सर, ठीक है। अच्छा आप वहाँ जाओगे ना मसूरी में सर, लबासना में, वहाँ एक लैंग्वेज का एक ये होता है एक्स्ट्रा करिकुलम में सर, है ना? उसमें ये उर्दू के एक टीचर बहुत फेमस है सर, वेरी फेमस। उनके उनके सेशंस अटेंड करिएगा सर लबासना में। वो बहुत बढ़िया, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है, मतलब इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर जनरल ट्रेनिंग, बट यू आर सपोज्ड टू अटेंड दिस एक्स्ट्रा करिकुलर सेशंस एज़ वेल, जो ट्रेनिंग के दौरान ही आपको दिए जाएंगे सर, ठीक है। तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हिज नेम, बट ही इज़ बीन रिवर्ड बाय मल्टीपल ऑफिशियल्स जो वहाँ वो बेसिकली ट्रेनिंग में गए थे। मेरा एक दोस्त भी गया था, वो कह रहा था बोले मजा आ गई सर, ठीक है। बोले पूरे ट्रेनिंग में मतलब कभी-कभी नींद आ जाती है ऑडिटोरियम में पूरा दिन बैठे। उर्दू के सेशन में हम लोग ज़रूर से जाते थे, वो सिलेक्टिव होते थे तो हम उसको अटेंड करते थे, बहुत मजा आती थी सुनने में। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस। तो खुसरो साहब को आज नहीं करेंगे सर, आज हम लोग कर लेते हैं बरानी को सर। तो बरानी छोटे हैं, 15-20 मिनट में हो जाएंगे सर, ठीक है। अब नेक्स्ट चले जाते हैं बरानी के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं कि बरानी साहब का कंट्रीब्यूशन क्या है व्हेन इट कम्स टू द हिस्टोरिकल राइटिंग्स, एंड ज़ियाउद्दीन बरानी बेसिकली किस तरह से हमको इतिहास लिखने में मदद करता है इन दी आई कैन से द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री सर, ठीक है। अब देखिए ज़ियाउद्दीन बरानी की कहानी क्या है, फिर से वही कहानी से हम लोग देखेंगे कि इनका बैकग्राउंड क्या था, ये किस तरह से आते हैं सर, है ना, और ये किस तरह से ऑथर्स के रूप में लिखेंगे सर, ठीक है। चलिए तो व्हेन विल बी द नेक्स्ट कॉलिंग सेशन, है ना, कल परसों कर देंगे यार अभिषेक, है ना। आज ऐसे 10:30 बजे वो मेरा क्लास है, क्या कहते हैं वो स्पेशल क्लास है, वो आपका स्टैटिक क्विज का सर, ठीक है। तो इसके लिए आज नहीं कर पाएंगे एक्स्ट्रा, कल एक्स्ट्रा कर देंगे सर, ठीक है। हम तो एक्स्ट्रा ले ही लेते हैं सर, ठीक है, बट अब लगता है कि भाई थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ेगा सर, है ना, क्योंकि आइडियलिज्म इज फॉर आइडियल सोसाइटीज, ह्यूमनिज्म इज फॉर ह्यूमन सोसाइटी, and professionalism is for the professional society. So you expect professionalism out of me, I expect professionalism out of you. So we'll have a professional approach in the class as well, sir, ठीक है, rather than having this extra curated human efforts and spending my like no almost 10 15 20 calories, है ना, 10 मिनट बोलता हूँ तो 15-20 कैलोरीज मेरी बर्नआउट हो जाती होगी सर, है ना। चलिए लेट मी कम बैक, ओके। तो कहानी क्या है सर, व्हाट इज दी स्टोरी ऑफ बरानी। अब देखिए बरानी की कहानी क्या है, बरानी का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। इनका बैकग्राउंड क्या था सर, इनकी भी आपको राजकीय रूप से कौन से राजा के समकालीन थे वो पता होनी चाहिए। इनके यहाँ पे भी आपको थीम पता होनी चाहिए, व्हाट वाज द थीम ऑफ राइटिंग, इनकी भी ऑब्जर्वेशंस, और ये भी इंस्टीट्यूशन के रूप में थे क्योंकि इनके द्वारा किताबें बहुत सारी लिखी गई। बरानी का इंपॉर्टेंस ये है कि ये बाहरी नहीं थे, ये अंदरूनी व्यक्ति थे। इसके पहले के ऑथर्स हसन निजामी को देखा हमने, या मिनाज सिराज को देखा, है ना, ताजुल मसीर और तबक़त नसीरी को देखा, दोनों के दोनों विदेशी मूल के व्यक्ति थे, सेंट्रल एशिया से कहीं से भारत की तरफ आए थे। इनका बैकग्राउंड भी थोड़ा अलग। बरानी जो है ये दोआब वाले रीजन से बिलोंग करता है, तो ये एक्चुअली हिंदुस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा लिखेंगे। नो डाउट इनके फादर मदर जो है ये दोनों के दोनों टर्किश ओरिजिन के थे, सेंट्रल एशियन ओरिजिन से, आपको मिलेंगे सर, ठीक। पर इसका बैकग्राउंड इंडिया है, तो ये कहीं बाहर गया हुआ नहीं है व्यक्ति। अब जब बाहर नहीं गया हुआ है, समझ में आ रहा है आपको, तो बाहरी जो ज्ञान उसको सेंट्रल एशिया का था वो किताबों से ही मिल रहा है, उसने वहां से खुद पर्सनली फील नहीं किया है। जैसे आपके निजामी ने किया था या पकड़ने की कोशिश मिनाज ने किया था सर, ठीक है, गेटिंग। सो फर्स्ट थिंग शुड बी क्लियर टू यू कि इनके एंसेस्टर्स जो थे ये खिलजी के समय पे जलालुद्दीन खिलजी के टाइम के समय से एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे, इनके फादर्स और ग्रैंडफादर्स और ये सब, ठीक है ना। एंड अगर आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी के समय पे दिल्ली का कोतवाल था अलाउद मुल्क वो हुआ करते थे जिन्होंने खिलजी को समझाया था कि भाई ये तुम्हारे सपने छोड़ दो और कम टू रियलिटीज, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। तो इन सब की कहानी आपको मिलेगी सर, ठीक है। तो ये तब की बात है जब बरानी के एडमिनिस्ट्रेशन में उनके फैमिली का प्रभाव दिखता है सर, ठीक है, गेटिंग अपॉइंट, है ना। तो इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही सर, और तारीख ए फिरोज शाही नाम की जो किताब है, ये किताब में इन्होंने स्पेसिफिकली बलबन से लेके अब टिल फिरोज शाह तुगलक तक की जो कहानी है उसको ज़्यादा हाईलाइट किया है। तो करीबन 1259 के आसपास की जो हिस्टोरिकल पास्ट है उन्होंने उसको हाईलाइट किया और बताया है कि क्या क्या स्टोरी रहती है सर, है ना, फिरोज शाह तुगलक 1259 का 1359 से, है ना। तो करीबन 1260 से लेके 1250 से 1260 से लेके 1359 तक की जो स्टोरी है उन सबको ये हाईलाइट करेंगे सर तारीख फिरोज शाही के अंदर सर, गेटिंग अपन। अब तारीख फिरोज शाही एकमात्र किताब इन्होंने नहीं लिखी थी, याद रखिएगा। इसके सिवाय इन्होंने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम था फतवा जहांदरी। हमने ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत के जब स्टेट फॉर्मेशन में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था द परसेप्ट्स ऑफ गवर्नेंस, राजा को सरकार कैसी चलानी चाहिए, और शरिया और सियासत के बीच में जब संघर्ष होती है तो सियासत को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए ना कि शरिया को। उसमें फाइनली भाई साहब ने कंसीड किया था, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो रिलीजन एंड प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट का जो कहानी है वो भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। तो बरानी का कंट्रीब्यूशन ये है कि ही रोट्स अबाउट द हिस्टोरिकल पास्ट इन तारीख फिरोज शाही सर, या ही विल बी आल्सो राइटिंग अबाउट फतवा जहांदरी। इसके सिवा इसकी एक और किताब भी थी सर, ठीक है। तो शहीफा ए मोहम्मदी करके किताब थी सर, देयर वाज अ बुक कॉल्ड शहीफा ए मोहम्मदी, बट नहीं लिखोगे तो चलेगा सर, है ना, दो किताब के अंदर लिख दोगे तो भी कहानी चल जाएगी सर आपकी सर, ठीक है। अब कहानी यह है कि बरानी विल बी राइटिंग फ्रॉम द स्टोरी ऑफ बलबन। नो डाउट ही वाज नॉट अ कंटेम्परेरी ऑफ बलबन, क्योंकि इसका जब जन्म हुआ था बलबन मर गया, 1286 में बलबन का मृत्यु हुआ, तब भाई साहब ये लंगोट पहन के घुमा करते थे सर, ठीक है। 1 साल के हुआ करते थे तब सर, ठीक है। डायपर तो होगा नहीं, लंगोटी पहनते होंगे ना सर उस टाइम पे, खैर चलिए। तो कहानी यह है कि नो डाउट ही वाज नॉट कंटेम्परेरी ऑफ बलबन, नो डाउट ही वाज नॉट अ कंटेम्परेरी ऑफ बलबन, बट यस ही विल बी हाइलाइटिंग द हिस्टोरिकल पास्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ बलबन सर। बलबन से शुरू करेंगे एंड देन कंटिन्यूअसली खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सबके बारे में लिखेगा। तो इसकी समय के दौरान भी आपको ये जैसे आमिर खुसरो की कहानी है वैसे आपको दिखेगी।
उसने स्लेव डायनेस्टी के बारे में भी लिखा है, उसने तुगलक खिलजीज के बारे में भी लिखा है, उसने तुगलक के बारे में भी लिखा है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो 3 चीजें आपको पता चलती है सर, गेटिंग पॉइंट। सो ही राइट्स अबाउट मल्टीपल सुल्तान, ही वाज नॉट अ कंटेम्परेरी ऑफ बलबन, याद रखिएगा। बट बीइंग नॉट अ कंटेम्परेरी डजंट मीन्स कि ही विल नॉट बी राइटिंग अबाउट बलबन। बेस्ट पार्ट इज मिन्हाज हैड ऑलरेडी रिटन अबाउट बलबन, सो ही क्रिएट्स द बेस फ्रॉम वेयर द मिन्हाज हैज लेफ्ट। अब देखिए रिले रेस कैसे चल रही है दिल्ली सल्तनत के पर्शियन हिस्टोग्राफी में सर। एक बंदा एक दो सुल्तान के बारे में लिखता है हसन, फिर मिन्हाज सिराज दो सुल्तान के बारे में लिखता है, वहां से बरानी आगे कंटिन्यू करता है सर। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सी द हिस्टोग्राफी एंड द ट्रेंड्स। द हिस्टोग्राफी एंड द ट्रेंड कैन ओनली बी अंडरस्टूड व्हेन यू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल नेचर ऑफ व्हाट इज ट्रांसफरिंग इन द बैकग्राउंड सर, समझे आप लोग। ये आपको देखो इस बार मेंस के अंदर आया था पर्शियन हिस्टोग्राफी एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉलिटिकल, कुछ आया था जीएस में आ गया था। स्पिरिट ऑफ द एज, हाँ पर्शियन हिस्टोग्राफी स्पिरिट ऑफ द एज को दर्शाता है, बोध युग बोध को दर्शाता है। फारसी जो ग्रंथों का निर्माण किया गया मध्यकालीन, उसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल दोनों को पूछा था क्लब करके, और बोला गया था कि रिफ्लेक्टेड द स्पिरिट ऑफ द एज। अरे कैसे स्पिरिट ऑफ द एज को दर्शाएगा? स्पिरिट ऑफ द एज जब लिखी जाती है तो उसमें कॉमन मैन की हिस्ट्री लिखी जाती है, उसमें तावारीख लिखी जाती है, तो राजा की तावारीख नहीं होती है, उसमें इंसान की भी होती है, उसमें सामाजिक मुद्दे होते हैं, उसमें कल्चरल चीजें होती है। पर्शियन हिस्टोग्राफी में स्पिरिट ऑफ द एज एक ही चीज थी, वो थी राजा की स्पिरिट। गेटिंग पॉइंट है, वो स्पिरिट ऑफ द एज नहीं थी। बहुत बढ़िया प्रश्न था, वेरी गुड क्वेश्चन सर, क्योंकि लोग फिल्म्स में भी ऑथर्स का नाम स्किप कर देते हैं, उसमें मेंस में पूछ दिया, फिल्म्स में तो कम से कम सामने भी ऑप्शन होता है तो टिक कर दे, मेंस में क्या करेंगे सर? काफी लोगों का वो क्वेश्चन छूट गया था, लिख ही नहीं पाए, बोले सर हमने मेडिवल पूरा स्किप कर दिया था। एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 मार्कर में रुलाता है यूपीएससी सर, है ना? तो वही है, कलेक्टर ऐसे थोड़ी बनाएगा आपको, और कलेक्टर तो शुरुआत की पोस्ट है ना, ऊपर जाओगे सेक्रेटरी लेवल में, वहां तो मजे है। आप रॉयल एंट्री में मजा नहीं है बाबू, रॉयल एंट्री को जो कंट्रोल करने वाला ऑफिशियल है ना, उसकी मजे बहुत होती है सर। सर 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 आप फोन उठाते हो ना, तो वहां जो बंदा रॉयल एंट्री कर रहा है ना, उसकी इनोवा की बत्ती भी चली जाती है, वहां मजा आती है सर, ठीक। अब अभी छोटा देखते हो सर, आप अभी छोटा, आप अभी रॉयल एंट्री बोले, रॉयल एंट्री हो रही है सर ना भाई वो नहीं है। रॉयल एंट्री तब होती है कि जब 50-100 रॉयल एंट्री वाले लोग आपके साथ सामने खड़े हो और आपका वेट कर रहे हो सर, जिसकी रॉयल एंट्री हो रही है ना, वो आपकी रॉयल एंट्री के लिए वेट करवा रहा है। बोले बड़े बाबू आ रहे हैं आज गांधीनगर से, समझे आप लोग, ठीक है। तो 3-4 रॉयल एंट्री वाले सब डिस्ट्रिक्ट के सब साथ में बैठे हुए यूं करके आदब लगा के, बोले बड़े बाबू आ रहे हैं गांधीनगर से, ठीक है। तो आप वो देखिए सर, है ना। तो बरानी राजाओं के बारे में लिखता है, 3 राजाओं के बारे में लिखेगा, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी के बारे में सर, ठीक है। इसके पॉइंट्स के अंदर, इसकी थीम के राइटिंग के अंदर आप देखोगे तो इसने ज्यादातर बलबन से थोड़ी शुरुआत की है, बट इसका मेन थीम ऑफ राइटिंग है वो अलाउद्दीन खिलजी है। अगर आपको अलाउद्दीन खिलजी की कहानी पता होगी तो जो भी चीजें आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रख सकते हो वो सब चीजें यहाँ पे डाल दीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के नोबल्स को क्रश करने की जो पॉलिसी, वो भी ये लिखता है सर, रीडिंग पॉइंट नॉट। अलाउद्दीन खिलजी ने जो रिफॉर्म्स किए थे उसकी भी पॉलिसीज, उसमें जो जवाबित इशू किए गए थे, जवाबित अगर आपको पता होगा, वाज द रेगुलेशंस दैट वर इशूड बाय अलाउद्दीन खिलजी, उसको भी हाईलाइट करेगा सर। मैं आशा करता हूँ आपने पिछले क्लासेस देखे हैं, वरना तो ही आपको, क्योंकि हम लोग आज वो है ना कि थीम वाइज ज्यादा देख रहे हैं सर। अलाउद्दीन खिलजी के एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, मार्केट रिफॉर्म्स, जो भी अलग कहानी है उसको भी लिखता है, और उसकी इंपैक्ट में भी वो लिखता है। अब प्रॉब्लम क्या था, हमने बताया था कि ये कुछ एक्सेसिव क्रिटिसिज्म करेगा उसकी, क्योंकि इसको गुस्सा था अलाउद्दीन खिलजी को लेके। हमने पढ़ा था कि जब वो कुछ कुछ चीज़ों को लिखता है तो कुछ ज़्यादा ही लिख देता है, बोले ये क्या है सर, ठीक है। बोले ये क्यों पनिशमेंट कर रहा है, क्यों लोगों को 3-3 माल से 2 बार फेंक रहा है सर, ठीक है। सो ही विल बी राइटिंग अबाउट खिलजी सर, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में प्रिसाइजली, और अलाउद्दीन खिलजी के सक्सेसर्स के बारे में भी लिखेगा सर। तो इसकी राइटिंग में आपको ऑब्जर्वेशन में देखोगे, थीम ऑफ राइटिंग में, तारीख फिरोज शाही में, वो अलाउद्दीन खिलजी एंड उसके सक्सेसर्स के बारे में लिखता है, और बताता भी है कि यहाँ पे किस तरह से डिबॉचरी हुआ करती थी। डिबॉचरी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि कैसे राजा अय्याशी में बैठे रहते थे, मुबारक एंड हसन एंड खुसरो एंड ऑल दिस किंग्स, है ना। तो उसमें आप लिख सकते हो। दूसरी इसकी राइटिंग के अंदर आपको आइडिया लगेगा कि ही विल बी राइटिंग अबाउट द तुगलक डायनेस्टी, और तुगलक में 3 राजाओं के बारे में लिखेगा, गयासुद्दीन बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, एंड ही विल बी राइटिंग अबाउट फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक के पहले 7 साल ही लिख पाता है, क्योंकि उसके बाद इसकी विकेट चली जाती है, ठीक है। सो ही विल बी राइटिंग अबाउट द फर्स्ट 7 इयर्स, क्योंकि 1359 में ये बुक कंपाइल हुई थी, इसी साल में, और फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम फ्रेम है वो 1351 से लेकर 1388 है, तो खाली 7 साल ही लिखेगा। गयासुद्दीन तुगलक के 5 साल पूरे लिखता है, और सबसे ज्यादा लिखता है मोहम्मद बिन तुगलक के 25 साल। इनफैक्ट इसके पांचों के पांचों एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो एक पर्सपेक्टिव दिया है, वो पर्सपेक्टिव कुछ हद तक सही भी है, ये भी हमने देखा था। सो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, टैक्सेशन ऑफ दोआब, introduction of the agriculture reforms, token currency, everything is written by this person, Ziauddin Barani, in Tarikh-e-Firuz Shahi. So the name of the book is Tarikh-e-Firuz Shahi, but Firuz Shah has been mentioned only for 7 years, but he has got more mention of Muhammad bin Tughlaq, Ghiyasuddin Tughlaq and Alauddin Khilji. तो किताब का नाम और किताब का कंटेंट देखोगे ना, तो आप लगेगा कि यार ये ऑथर गलती कर रहा है का। तारीख का मतलब होता है हिस्ट्री सर, फिरोज शाही का मतलब है फिरोज शाह तुगलक, उसका तो 7 साल ही लिखा, तो बोले तू किताब में लिखा क्या, बोला आगे का सब लिखा है। गेटिंग ऑफ पॉइंट। तो फिरोज शाह तुगलक के इनिशियल 7 साल लिखे 1351 से 1358-59 तक, 58-59 तक। तो आप जब पहली बार बरानी को पढ़ोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, नाम है तारीख, मेरे साथ हुआ था, मैं सतीश चंद्र को पढ़ रहा था 2010-11 में, नाम है तारीख फिरोज शाही, ठीक है। उस टाइम पे वो अपने अंदर कीड़ा भी रहता है ना, सब याद रखेंगे, थीम तो कभी समझे ही नहीं थे, किसके कंटेम्परेरी लिख रहा है, उठा के पढ़ना शुरू कर दिए थे, और मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। और कभी अलाउद्दीन खिलजी में बरानी आ जाता था एक लाइन में, कभी मोहम्मद बिन तुगलक में बरानी आ जाता था। मैंने बोला किताब की नाम तारीख फिरोज शाही है, उसमें एक लाइन कहीं पे ऑथर ने लिखी थी कि इसने तारीख फिरोज शाही उसके कोर्ट में कंपाइल की थी, तो मुझे लगता था कि यार ये आगे का कैसे बता रहा है, ठीक है। तो वही है कि डोंट जज द बुक बाय द टाइटल एंड द कवर सर, ठीक है। तो इसने पहली थीम तो ये लिखी है सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट। अब इसने क्या क्या चीजों को हाईलाइट किया है आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, आपको आइडिया रहेगा सर, ठीक है। इसने कंटिन्यू किया है ऑब्जर्वेशन के अंदर, हम लोग लिख सकते हैं या द नेचर ऑफ राइटिंग में सर क्या क्या चीजें लिखी है, याद रखिएगा सर। पहली चीज उसने लिखी है कि ही स्टार्टेड द रिले और ही कंटिन्यूड द रिले ऑफ मिन्हाज सिराज, और मिन्हाज सिराज ने जो राइटिंग की स्टाइल कंटिन्यू की थी उसी को ये आगे बढ़ाने की कोशिश करता है सर, ठीक। दूसरे पॉइंट के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे, ये बुक थोड़ी सिस्टमैटिकली रिटन है। सिस्टमैटिकली रिटन क्यों है,
क्योंकि इसमें क्रोनोलॉजी अच्छी तरह से उभर के आती है, अलग-अलग डायनेस्टी वाइज़, अलग-अलग राजाओं के बारे में सर, ठीक है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की लड़ाई के बारे में भी लिखा गया है, उसके वॉर्स और उसके कॉन्क्वेस्ट के समय पे भी बोला गया है सर, ठीक है। तो ये भी पॉलिटिकली हमारे लिए हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में आता है सर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स, मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में भी ये महाशय ने अच्छी तरह से हाइलाइट किया है और अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे खूट, चौधरी और मुकद्दम के पावर को ले लिया था, वो भी हमको मिल जाता है और आखिर में ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताता है एंड फाइनली ही एंड्स विद फिरोज शाह तुगलक सर, ठीक है। तो ये तो उसकी पॉइंट होगी सर। अब स्टोरी क्या है सर, है ना? स्टोरी ये है कि इसके भी खुद के बायसेस हुआ करते थे, इसके भी खुद की लिमिटेशंस हुआ करती थी, इसकी भी खुद की वीकनेसेस हुआ करती थी इन द राइटिंग सर। वीकनेसेस क्या हुआ करती थी? परानी वाज़ अ पर्सन जो थोड़ा थियोलॉजी के अंदर बहुत मानता था और थियोलॉजी में मानता है, सुल्तान जब-जब रिफॉर्म्स करेगा, तो उसको पसंद नहीं आएगा कि यार ये गैर इस्लामिक कार्य कर रहा है सर, है ना? गेटिंग अ पॉइंट। तो यू विल फाइंड कि पहला प्रॉब्लम ये है कि सुल्तान के रिफॉर्म्स को हमेशा थियोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता था, इसके लिए उसको क्रिटिसाइज़ कर देता था सर और ये क्रिटिसिज्म एट टाइम्स एक्सेसिव हो जाती थी, जो हमने दोआब के अंदर पढ़ाया था कि दोआब के टैक्सेशन में बरानी ने सब कुछ कन्फ्यूज़ कर दिया था। खुरासान कैंपेन को इंक्लूड किया, उसने टैक्सेशन ऑफ दोआब को इंक्लूड किया, फमाइन कंडीशन ड्यूरिंग दिस एरा, उन सबको इकट्ठा करके उसने अपनी किताबें लिखी सर, गेटिंग अ पॉइंट। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब ये किताब लिख रहा था, व्हेन ही वाज़ राइटिंग द बुक, ही वाज़ यंग, यूथफुल स्टेज में लिखने की शुरुआत की थी, फुल एनर्जी था सर। कंपाइल किया सर, ही वाज़ वेरी मच ओल्ड, 74 ईयर्स की एज हो गई है सर महाशय की सर। पॉलिटिकल पैट्रोनेज खत्म हो गया जो पहले मिला करता था, गेटिंग अ पॉइंट। और इसके कारण क्या हो रहा है कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशंस खराब थी क्योंकि ये राजा को क्रिटिसाइज़ कर देता था। बोला अलाउद्दीन खिलजी ऐसा है, खिलजी बोलता कल से इसकी सैलरी बंद करवा दो सर, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा है, तुगलक भी कहता है इसका पगार देना बंद कर दो सर, गेटिंग अ पॉइंट। सो होता क्या है कि ही वाज़ फेसिंग सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और फाइनेंशियल स्ट्रगल जब बंदा फेस कर रहा होता है ना और उसको तारीख लिखनी होती है, तो तारीख में बायसनेस आएगी कि नहीं आएगी? बोले राजा पैसा नहीं दे रहा है। तो फिरदौसी के बारे में हमने आपको बताया था कि उसने गज़नी के कपड़े उतार दिए थे। तो ये भी हाइलाइट करने की कोशिश करें। तो इसके लिए एक ऑथर ने लिखा है, निज़ामी साहब ने लिखा है बरानी के बारे में, कि बरानी जब गुड मूड में होता था, तो चाशनी में डुबो के कलम को लिखता था सर, समझे आप लोग? और जब उसका मूड खराब होता था, तो एसिड में कलम को डुबा के लिख देता था सर, है ना? तो ये फ्लिप-फ्लॉप वाला ऑथर है सर, ठीक है। निज़ामी साहब ने इसके लिए लिखा है कि इसके मूड स्विंग्स बहुत खतरनाक थे सर, है ना? बहुत भारी पड़ता है सर, ठीक है। और ऑथर के मूड स्विंग तो अच्छे-अच्छे सुल्तानों के लिए भारी पड़ गए सर, ठीक है, गेटिंग तो बरानी के बारे में बोला जाता है कि कभी लिखता था चाशनी में डुबो के लिखता था। इतना मतलब गुड़ से भी ज़्यादा मीठा था मतलब, इतना स्वीट था, बात मत करिए सर। पर जब जिस दिन दिमाग छटक गया तो बोले एसिड में डुबाऊँगा, फिर छापूँगा तुम्हारी तारीख, फिर देखता हूँ सर, ठीक है। तो आपको पूरी किताब के अंदर से सार्केज़्म दिखेगा, आपको पूरी किताब में उसकी स्ट्रगल्स दिखेगी, उसकी खुद की बायसनेस दिखेगी, समझे आप लोग, ठीक है। वो राजाओं के रिफॉर्म्स में नॉन टर्किश नोबिलिटी को गाली देता था। अब जैसे खिलजीज़ ने और तुगलक ने नॉन टर्किश लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड किया था, तो उसको मन में पसंद ही नहीं आता था। बोले हाउ कम दिस किंग इज़ सो बैड, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं आप नॉन टर्किश लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आए। तो आप जो भी मोहम्मद बिन तुगलक में, अलाउद्दीन खिलजी में और फिरोज शाह तुगलक के शुरुआत के 7 साल में पढ़े हो ना, उन सबको यहाँ पे आप लिख सकते हो। एक चीज़ आपको बरानी का सिग्निफिकेंस दिखेगा कि बरानी के समय पे उसने जो साहित्य का कंपाइलेशन किया है सर, वो कंपाइलेशन में वो मोहम्मद बिन तुगलक को थोड़ा डिफेंड भी करता है अपने राइटिंग में। जैसे वो दिल्ली दुरस्त की जो घटना है उसमें ये कहता है कि ये तो हवा का झोंका थोड़ा भारी आ गया तो गिर गया वो तंबू सर, ठीक है ना, समझे? दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक ने जो रिफॉर्म्स किए थे उसको क्रिटिसाइज़ करता है, पर वो कहता है कि भई लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं थे, ना कि सुल्तान का प्रॉब्लम था, ठीक है ना? तो यू विल सी कि इस प्रकार की कहानी इसकी राइटिंग में दिखेगी, फ्लिप-फ्लॉप्स बहुत दिखेंगे। फ्लिप-फ्लॉप का मतलब है वो कभी इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहा, मैं किधर चला सर, ठीक है? और अब फिसल गया, मैं किसी के संग ना हो चला सर, ठीक है? तो यू विल फाइंड द फ्लिप-फ्लॉप बेस्ड राइटिंग। तो क्या इसके राइटिंग की ऑथेंटिसिटी आप कभी जज कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें लिमिटेशंस है, इसके वीकनेसेस है। कंटेम्परेरी ऑथर्स कुछ और लिख रहे थे सर। फायदा ये होता है कि बरानी ने जो इनफैक्ट है ना आखिर में कंक्लूडिंग नोट में, गुड नोट में हम लोग कंक्लूड करेंगे, वो लिखेंगे कि बरानी सेट एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू राइट सिस्टमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्रोनोलॉजी में डिफेक्ट हुआ करती थी, उसके बावजूद भी उसने प्रयत्न किए क्रोनोलॉजी सेंट्रिक लिखने के लिए सर। एंड दिस क्रिएटेड द बेसिस फॉर द लेटर हिस्टोरियंस जो बरानी को कॉपी करेंगे। जैसे बरानी ने मिनहाज सिराज की स्टाइल को कंटिन्यू किया ना सर, वैसे ही आगे के हिस्टोरियंस बरानी का बेस बनाएंगे। जैसे मिडिवल इंडिया में बदायूनी आएगा, बदायूनी अकबर के समय पे, मुगल काल के समय पे ऑथर्स आपको दिखेंगे सर। बदायूनी एक्चुअली बरानी की स्टाइल को हाईलाइट करता है। 17th सेंचुरी में फरिश्ता आता है, फरिश्ता साउथ इंडिया में आएगा सर, उसने भी इस्लामिक हिस्ट्री इन इंडिया में दिल्ली सल्तनत और मुगल्स की कहानी लिखी है सर। वो भी बरानी की स्टाइल को कॉपी करता है सर। तो बरानी ने जो नेचर ऑफ राइटिंग लिखा था, वो नेचर ऑफ राइटिंग आगे की जनरेशंस ने कॉपी किया है, उसका बेस बनाया है, उसके आधार बनाया है सर। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन यू विल फाइंड कि तारीख फिरोज शाही इन स्पाइट ऑफ हैविंग लिमिटेड इंफॉर्मेशन ऑफ फिरोज शाह तुगलक कैन बी सीन एज अ सोर्स एंड व्हेन क्रॉस चेक विद द कंटेम्परेरी सोर्सेस डेफिनिटली कैन बी यूज्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री सर, समझे? तो ये आपका बरानी का स्टेटमेंट था, जजमेंट था। अब आपको ये प्रश्न पूछा गया है, उसमें बरानी का क्रिटिकल असेसमेंट टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडो पर्शियन लिटरेचर बोला गया है सर, ठीक है। कल आऊंगा तो तब खुसरो से शुरू करेंगे और खुसरो के ऊपर कल 1 घंटा, क्योंकि कल उर्दू लैंग्वेज का भी विकास देखेंगे, खुसरो का साहित्य में योगदान देखेंगे सर, है ना? और फिर खुसरो की स्टोरी आगे कैसे चलती है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। आज यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ एंड यू सी दैट ट्राइंग टू गेट योर फ्यूडलिज्म टॉपिक इन दिस कोर्स। बेटा फ्यूडलिज्म शायद तक आपको मिलेगा समवेयर इन द कोर्स ऑफ लेक्चर नंबर 60 ऑनवर्ड से देखिए सर, है ना? अच्छा, वो मैंने लिस्ट बना के दिया था, मैं भरत ने यहाँ कंपाइल करके दिया था। व्हाट आई डू, आई पुट द लिस्ट इन द अपडेट सेक्शन, है ना? मैंने फ्यूडलिज्म कौन से क्लास में पढ़ा है, ये जस्ट अ सेकंड, है ना, मैं आपको बता देता हूँ सर। कि भरत ने कंपाइल भी किया था सर, है ना? भरत ने एक दिन लेक्चर्स को सब देखा था, जस्ट अ सेकंड। हाँ, ये रहा, ये रहा। फ्यूडलिज्म इज लेक्चर नंबर 59, लेक्चर नंबर 59। फ्यूडलिज्म अगर आपको पढ़ना है ना, फ्यूडलिज्म अगर आपको पढ़ना है, वो है लेक्चर नंबर 59 ऑनवर्ड्स, 59, 60 एंड 61 सर। ये 3 क्लास में फ्यूडलिज्म की डिबेट्स एंड डिस्कशन, ठीक है। मैं लिस्ट आई विल अपडेट द लिस्ट इन द दिस थिंग, है ना, अपडेट सेक्शन में डाल देता हूँ, सो दैट आपकी लिंकेजेस रहेगी सर, है ना? आज कंक्लूड करता हूँ और
कल मिलता हूँ आपको 10 बजे 8 बजे सर है ना वापस, अभी 10:30 को एक और सेशन है, आई टेक अ ब्रेक फॉर 10-15 मिनट्स है ना, आपकी क्वेरीज कर ले लूंगा सर, टुमारो वी कैन एक्सटेंड द क्लास है ना, समझे, चलिए सर ठीक। नहीं नहीं, मूड का सवाल नहीं है सर, ठीक है ना, आप हमारे स्टूडेंट्स हो सर है ना, आपकी इच्छा सर आंखों के ऊपर है, आप है तो हम हैं सर, आप समझिए कि आपके कारण ही हम यहाँ पे हैं सर है ना, आप नहीं होंगे तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है सर, समझे। तो आपकी कोई क्वेरी होती है, जेन्युइन डिमांड्स है, आपकी ग्रीवेंसेस है, उसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और उसका मैं आपको सॉल्यूशन भी ला के दूंगा सर, समझे। बट आप फिर विदाउट एनी रीजंस चीज़ों को करते रहोगे तो फिर मतलब है ना, वो आपको भी नहीं जमेगा और फिर मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि यार व्हाट इज द प्रॉब्लम है ना। चलिए ओके बाय, प्लीज टेक केयर, आई सी यू टुमारो।